आज तुम दूसरी आईडी से हो क्या? कौन सर? मैं हाँ। सर वो पता नहीं मेरे इसमें लैपटॉप में ना उससे ज्वाइन नहीं हो रहा था, तो अच्छा। मैंने फिर ब्राउजर के थ्रू ज्वाइन किया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर जी ये तो बहुत बहुत बैड ही न्यूज हो गई। क्या? एकदम सिर पे आ गया एकदम। समय नहीं मिला। एग्जाम का? जी सर। आज तो तब से क्या कर रहे थे भाई? सर हैं? अभी तो 2 जनवरी को परसों तक तो फॉर्म भरा गया है। एग्जाम। यही तो, ऐसा हो ही जाता है। चलो भाई, ये आ गए सब बाकी तो यूट्यूब पे हैं बच्चे, वहाँ पे भी लाइव करती है। हाँ भाई बच्चों, देखो आपको जो है कुछ अगर पूछना है कमेंट पे, यूट्यूब वाले भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा। हमारे साथ पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन जुड़े हुए हैं अभी। इनका एक ये भी बना लेते हैं, रिकॉर्डिंग कर देते हैं। Recording in progress. अभी आपको इसमें जो है सेशन में जो होस्ट करेंगे, एक मैडम है, नेहा मैडम है, ये केवीएस में है, अभी जॉब करती हैं पीजीटीसीएस। एक विपिन सर हैं, ये भी केवीएस में है। और जो पूनम मैडम है, ये अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ठीक है, पहले सेंट्रल बैंक में टेक्निकल असिस्टेंट थी, अभी जो है ये दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर है। और जो है बेसिकली आज के सेशन में हम आप देखेंगे यहाँ पर डिस्कशन मेनली ये रहेगा बच्चों को, जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। आप नेहा मैडम को देख रहे हैं, नेहा मैडम ने पिछली बार इंटरव्यू में भी इनके पूरे ऑल ओवर इंडिया में 60 में से 60 मार्क्स आए थे। तो आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कैसे इंटरव्यू की भी, और तैयारी कैसे करनी। ठीक है, हम तो रोज बताए जाते हैं, बताते भी रहते हैं आपको क्लास में, लेकिन देखो हम जो बता रहे हैं हम तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हमने एग्जाम भी निकाला तो हमने तो पढ़ा के निकाला है, इन्होंने सबने पढ़ के निकाला है। तो आप में से ज्यादातर 70-80% बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ये भी हैं पढ़ भी रहे हैं। तो पढ़ाई करके उन चीज़ों को किस तरीके से आप पढ़ोगे, कैसे आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे, उनके बारे में आपको इनसे गाइडेंस मिल जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो मेन हमारा इस सेशन को रखने का जो मोटिव है, वो मोटिव यही है कि आपको जो है एस्पिरेंट से, जैसे इन्होंने जितने भी बच्चे आप हैं तैयारी कर रहे हैं, तो जिन्होंने की है तैयारी, उनसे पता चल जाए कैसे कैसे किया वहाँ पे केवीएस में, किस तरह से इन्वायरमेंट। कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है केवीएस ज्वाइन करें, वहाँ इस तरह का रहता है, या हम उसमें जाएं डीएसएसबी में जाएं, कैसे जाएं, टीजीटी पीजीटी, तो कुछ है कि ट्रांसफर होते रहते हैं ऐसे। मतलब कन्फ्यूजन जो भी है आपके पास वहाँ के इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग किस तरह से, वो भी आप सब क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली हम पूरा एजुकेशनल पर्पज से रखेंगे, आपकी तैयारी करनी, हर सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी करनी, और क्या पेपर होने का किस तरह से उम्मीद है, कब होगा, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, आप अपने सब क्वेश्चन जो भी हैं वो आप पूछ सकते हो बेटा। जो बच्चे लाइव सेशन में यहाँ पे जुड़े हुए हैं वेबसाइट से, तो वेबसाइट से वो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। बाकी जो कमेंट्स कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो मैं इनको बताता रहूँगा, वो यहाँ पे हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी जो है सचिन, हाँ, सबसे पहले नेहा से ही शुरू करते हैं। नेहा मैडम आपको अपने बारे में बताएंगी, इन्होंने किस तरीके से तैयारी करी है। ठीक है, और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, आपके जो भी क्वेश्चन है उनसे आप पूछ सकते हो, ये पहले क्या करती थी। ठीक है, चलो बेटा। ओके सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। ओके सर, गुड इवनिंग टू यू एंड जो भी कैंडिडेट, स्टूडेंट, कलीग्स, कुछ भी बोलूं मैं, जो भी कनेक्टेड है सभी लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग।
और अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो नाम वगैरह सर ने सब डिस्कस कर लिया है, बट मैं ओरिजिनली मैं दिल्ली हूँ और currently आई एम वर्किंग एज अ पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन केवी संगठन इन हैदराबाद रीजन. सो ज्यादा डिस्कशन इस पे ना करते हुए अगर मैं टू द पॉइंट रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन हम बात करें, सो सिलेबस में देयर इज चेंज. लाइक जो पहले हम अगर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को रेफरेंस में रख के पहले जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं और अभी जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं केवीएस, उसमें देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज ऑफ द सिलेबस. फर्स्ट, पहले के कंपैरिजन में जो लैंग्वेज है C++, जावा सारा हम पढ़ के जाते थे, बट अभी द फोकस इज ऑन पाइथन ओनली. और अगर आप सिलेबस देखेंगे जो रिटन एग्जाम का केवीएस ने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन योर क्लास 11-12 का एनसीईआरटी. तो जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एज द एंट्रेंस सिलेबस. सो रिटन एग्जाम में फोकस प्लीज थोड़ा सा पाइथन पे इज मोर, बिकॉज पूरा अगर सिलेबस देखा जाए तो वो पाइथन सेंट्रिक ही है. जैसे अगर हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग देखें तो उसमें सारा आपके प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स हैं दैट रिलेटेड टू पाइथन. देन कंडीशनल्स है, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स है, स्ट्रिंग्स एंड एवरीथिंग. तो ये पहले लैंग्वेजेस में भी हम पढ़ते थे, बट अभी क्या है, दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन योर पाइथन. सो उसमें ज्यादा टिपिकल नहीं रहेगा, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी लॉजिक बेसिक आपका क्लियर है तो यू कैन इजीली ग्रास्प द थिंग्स. और बेटर थिंग पाइथन के साथ ये है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज है. अगर प्रीवियस ओल्ड लैंग्वेजेस से हम कंपेयर करें तो इट इज कंपैरेटिवली एन इजी लैंग्वेज. बाकी सिलेबस में और जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि यू हैव दिस डेटा प्रोटेक्शन, साइबर सेफ्टी, साइबर क्राइम, दीज ऑल टॉपिक्स आर जनरल टॉपिक्स. तो इसमें आप टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे तो दैट विल रियली हेल्प यू. एंड व्हाट आई विल सजेस्ट इज, लाइक आई हैव दिस हार्ड कॉपी. ये एक हार्ड कॉपी है सिलेबस का, तो आप एक कॉपी अपने साथ रख सकते हैं. दिस इज हेल्पफुल बिकॉज क्या होता है, अगर कोई भी टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ या फिर हम डिस्कस कर रहे हैं तो मेरे को पता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक से क्या क्या चीजें रहता है, बट लेकिन इट इज रियली हेल्पफुल. लाइक मुझे ये हेल्प की थी चीज, सो दिस आई वांटेड टू शेयर. बाकी जो पोर्शंस है, जनरल पोर्शन, उसका सभी ने पैटर्न देख लिया होगा. लाइक योर इंग्लिश, हिंदी इज 10 मार्क्स, जीके इज 10, रीजनिंग इज 5, कंप्यूटर्स इज अगेन 5. तो ये कंप्यूटर्स विल बी हेल्पफुल टू यू बिकॉज आप ऑलरेडी कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट में ही एग्जाम दे रहे हैं. Then perspective of education and leadership is the different portion जो कि इस बार रखा गया है, and that is of 40 marks. तो उसका वेटेज ज्यादा है. तो you have to like सब्जेक्ट तो आप पढ़ेंगे नेचुरली, वो जरूरी है, वो मैंडेटरी है, पर उसके साथ और भी जो एरियाज हैं उनको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, उसको भी साथ साथ कवर करना है. नाउ इंटरव्यू का मैं सेकेंड हाफ में लूंगी. फर्स्ट हाफ में एक और चीज रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट एंड द रिटन एग्जाम, दैट इज द रिविजन. जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक के साथ के जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्लीज डू दैट. बिकॉज क्या होता है कि दिस इज अ वेरी नॉर्मल जनरल टेंडेंसी कि हमने पढ़ा और एक हफ्ते बाद इफ यू ट्राई टू रिकॉल द सेम थिंग्स यू विल फॉरगेट. सो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट लाइक 2018 बंद हो गया दिस उनका इज माइक इम्पोर्टेंट कि आप हाँ सर कि आप रिविजन टाइम टू टाइम करें, बिकॉज रिविजन का बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है. क्योंकि टॉपिक तो हम पढ़ेंगे, सब चीजें करेंगे, बट अगर आप रिविजन नहीं करेंगे सो यू विल फॉरगेट दैट. सो मल्टीपल टाइम ज्यादा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक टॉपिक अगर आपने उठाया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्ट्रिंग्स का टॉपिक उठाया, स्ट्रिंग्स में जो जो इसमें फंक्शंस दिए हैं, जो जो आपके पोर्शन दिया है, उसको 1 बाय 1 आप कवर करिए एंड उतने ही नोट्स को आप दोबारा से रिवाइज करिए. तो जितना रिवीजन ज्यादा रहेगी उतने ही चांसेस ज्यादा है ज्यादा मार्क्स स्कोर करने.
सो बाकी टॉपिक वाइज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क इन जो भी टॉपिक्स हैं वो तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे जैसे पढ़ेंगे तो समझ आ जाता है. अगर मैं इंटरव्यू का थोड़ा सा पोर्शन आई विल टेल यू इन डिटेल बिकॉज इंटरव्यू का वेटेज इस बार ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम इट वाज 80-20 आई गेस. 80 जो वेटेज था दैट वाज फ्रॉम योर रिटन एग्जाम and 20 weightage was from your interview. But this time this is 70-30 and 70-30 में भी 30 further उसको divide किया गया है. 30 marks जो 60 marks का interview है उसमें 30 is your demo and 30 is your normal interview. So demo के लिए what I will suggest is you prepare 2 to 3 topics. आप 2 से 3 topic prepare करके जाइए और वो टॉपिक के लिए इसके लिए आपको यू विल गेट इनफ टाइम. मतलब अभी ये सब चीजें बहुत थोड़ा आगे एक स्टेप अहेड है. लाइक व्हेन यू आर डन विद द रिटन एग्जाम तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ऑलमोस्ट 20 to 30 days यू विल गेट. सो दैट टाइम विल बी सफिशिएंट. उस एक महीने के दौरान में 20-30 days में दैट डेमो टॉपिक यू कैन प्रिपेयर. व्हाट आई डिड वाज दैट आई टुक अ व्हाइट बोर्ड. मतलब प्रॉपर मैंने व्हाइट बोर्ड लेके उसको दीवार पे लगाया था एंड आई प्रैक्टिस 2 to 3 टॉपिक्स. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर डेमो टीचिंग इज दैट हाउ यू आर रिलेटिंग दैट टॉपिक टू द रियल लाइफ सिनेरियो. क्योंकि सब्जेक्ट आप एक रिटन एग्जाम क्लियर करके जा रहे हैं तो जो भी वहाँ पे पैनल है उनको पता है कि सब्जेक्ट की नॉलेज आपको है, नो डाउट. बट हाउ विल यू मेक दैट टॉपिक अंडरस्टैंडेबल बाय अ स्टूडेंट. बिकॉज स्टूडेंट को नहीं पता ना. फॉर एग्जाम्पल I taught DBMS during demo teaching में जो टॉपिक मैंने लिया था that was database management system. So database management system is a term, database is a term. But एक स्टूडेंट को मैं कैसे समझाऊंगी कि database is different from DBMS. So वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो से, रियल लाइफ सिनेरियो से उस टॉपिक को कनेक्ट करना है. And that is one area फिर जहाँ पे आपको एक एडवांटेज रहता है. So this was about your demo teaching. 2-3 टॉपिक्स रखिए. बहुत रेयर ऐसा होगा कि वो आपको बोलेंगे कि आप यही टॉपिक पढ़ाइए. मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि वो आपको ही बोलते हैं कि ओके यू सेलेक्ट एनी टॉपिक एंड जस्ट टीच दैट. देन इफ आई कम टू अदर फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरव्यू दैट इज योर डॉक्यूमेंट फाइल. जो भी आपके फाइल है उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं दैट शुड बी प्रॉपर्ली सॉर्टेड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइल ओपन किया और योर डॉक्यूमेंट आर स्कैटर्ड, सब इधर उधर गिर रहे हैं. तो वो चीज कैन बी दैट थिंग कैन बी अवॉइडेड. देन रिगार्डिंग योर और बहुत कुछ चीज छोटी छोटी चीजें. फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंस इज आपको 2 to 3 hours 4 hours देयर कुड बी अ वेटिंग टाइम कि आप सुबह से बैठे हैं इंटरव्यू के लिए 3 घंटे 4 घंटे वेटिंग ही है. तो दैट इज अ पेशेंस टेस्टिंग काइंड ऑफ अ थिंग. तो उसको लेके ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए आई गेस. एंड दैट इज ओके विद एवरीवन क्योंकि इतने ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, इतना ज्यादा कई बार वेटिंग टाइम होता है कि आपको लगेगा कि ओके आई एम सिटिंग हियर फॉर मॉर्निंग 9 o'clock और अभी शाम के 5 बज गए पर आपका नंबर नहीं है. तो वो सब रियल लाइफ प्रॉब्लम है, वो बात की चीजें हैं. रिगार्डिंग योर ड्रेस ऑल्सो आई वुड मेक अ पॉइंट बिकॉज ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है. Because panel में I think some of you must be knowing there is a psychologist also. So that person will not ask you anything. वो आपको कुछ नहीं पूछेंगे, ना आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ना बताएंगे. That person will simply observe you, how you are behaving, how you are sitting, how you are talking. उनका काम सिर्फ उतना ही है. So ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि minor add होती हैं to the final result and to the final score. Then regarding the questions for which you don't know the answer, be normal and say that okay right now I'm not able to collect but I will revisit it again. और रही बात लैंग्वेज की भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही अपने आंसर्स करने हैं या फिर हिंदी में ही अपने आंसर्स करने हैं. जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं प्लीज आंसर इन दैट लैंग्वेज ओनली. क्योंकि बहुत जरूरी है केवी में जाने के बाद दोनों ही लैंग्वेजेस में काम करना. ये बात बाद में रियलाइज होती है बिकॉज बहुत सारे ऐसे लेटर्स या बहुत सारे ऐसे चीजें हम डे टू डे बेसिस पे हमारी रहती हैं जिसमें हिंदी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब बहुत कुछ सीखते हैं जाने के बाद.
तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसी लैंग्वेज में आप अपने सारे आंसर दे सकते हैं। सो ये बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही एक क्विक वे में मैंने चीजें ये बताई हैं। एंड रिगार्डिंग योर way of speaking also, be polite, and like you are entering in a room, just ask the person whether you can sit or not. मतलब there is a pause of 2 to 3 seconds, 2 से 3 सेकंड का एक pause होता है जिसमें वो आप खुद नहीं पूछेंगे तो सामने वाला खुद ही आपको बोलेगा ओके हैव अ सीट। So this is one thing. सर किसी का कोई डाउट है क्या? यस मैम। हाँ जी मैम मुझे ये पूछना था कि मैम जैसे अब आज 4 जनवरी हो गई, इतना कम समय रह गया है, तो हमें इसमें लगभग अगर सिलेबस देखा जाए तो लगभग अधिकतर चीजें जो है पाइथन है। अगर क्लास 11th और 12th की बात की जाए, दोनों का सिलेबस दिया हुआ है और दोनों में सेम चीज है, मतलब देखा जाए तो एक तरीके से। तो मतलब सिलेबस देखने में बड़ा लग रहा है, वैसे है वो छोटा, वो ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 11th का ही पाइथन जो करूँ उससे वही 12th का भी हो जाएगा, वही 12th का कुछ चीजें हो जाएगा। ठीक है मैं आपका क्वेश्चन समझ आ गया है। आप इन दिस केस व्हाट योर अप्रोच कुड बी कि जो 11th और 12th का जो पाइथन है, जो सिलेबस है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो वो पूरा इंटरकनेक्टेड है। 12th क्लास के CS में फर्स्ट चैप्टर इज रिविजन ऑफ पाइथन। जिस रिविजन ऑफ पाइथन चैप्टर में सारा क्या आपके डेटा टाइप्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग्स है, ये सब फर्स्ट चैप्टर में है। उसके बाद जो फर्दर टॉपिक्स हैं जिसमें फंक्शंस है, डेटा फाइल हैंडलिंग है, वो उसके बाद आता है। तो ये एक्चुअली रिपीटेटिव है। मतलब अगर मैं जनरल वो बताऊं तो मे बी इट कुड बी कि उन्होंने बस वहां से कॉपी किया है एंड दे हैव पेस्टेड इट एंड दे हैव गिवन यू ओके दिस इज द सिलेबस। सो इसको सिलेबस की लेंथ को देख के पैनिक नहीं होना है। यू जस्ट टेक वन टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक आप उठाओ, उस टॉपिक के जो जो चीजें मेंशन की हैं उनको कंप्लीट करिए एंड देन जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। रिवीजन वाला पोर्शन जो 11th का है वो कॉमन है। अगर मैं 11th आईपी की बात करूं और 11th CS की बात करूं तो CS और आईपी में जो बेसिक पाइथन है वो सेम है। डिफरेंस आता है व्हेन वी स्टडी दी टॉपिक्स ऑफ क्लास 12 CS एंड आईपी। क्लास 12 CS एंड आईपी में CS में देयर इज फंक्शंस, डेटा फाइल हैंडलिंग, CSVs, बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल। जबकि इन केस ऑफ क्लास 12 आईपी वी हैव पांडास जहां पे हम डेटा फ्रेम, सीरीज, मैटप्लॉटलिब ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो वो सिलेबस को पैनिक नहीं होना। जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि टाइम लग रहा है ऐसा कि बहुत कम है और मे बी मिड या फेब एंड में अगर वो कंडक्ट करते हैं एग्जाम, सो यू जस्ट गिव योर मैक्सिमम से मैक्सिमम। आप जो भी टाइम दे सकते हैं प्लीज उसको दीजिए और प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। क्योंकि फर्स्ट टाइम पाइथन में पेपर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो बहुत ज्यादा सोर्स अवेलेबल नहीं है। मतलब अवेलेबल है इन द केस अगर आप सर्च करते हैं, बट ऐसे रेडी टू मेड अवेलेबल मटेरियल जो है वो भी नहीं मिलेगा। वो आ जाएगा थोड़े टाइम में बिकॉज बाकी और भी जो बोर्ड्स हैं वो भी अब सब स्विच करेंगे टू द सेम सिलेबस। सो टॉपिक्स आप पढ़िए, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, कहीं से भी जहाँ से भी आपको रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं प्लीज सॉल्व। मैम और DBMS और ये सब जो बाकी अलग जो सिलेबस है, सिलेबस में जो एडेड है, उनको हम कम समय में किया जा सकता है? किस तरीके से कम समय में किया जा सकता है उसको? मतलब जैसे DBMS अगर हम स्पेसिफिकली DBMS की बात, कंप्यूटर नेटवर्क्स इज मोर ऑफ योर थ्योरेटिकल टॉपिक। कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए बिकॉज सपोज नेटवर्क्स में अगर मैं स्टार्ट करूँ तो नेटवर्क्स के बेसिक टॉपिक्स क्या है, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के टाइप्स क्या है, ठीक है, नेटवर्क में टोपोलॉजीज क्या है, बट नहीं 7 लेयर्स नहीं करना है अभी। 7 लेयर्स नहीं करने क्यों? क्योंकि अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क जो सिलेबस केवी ने जो डाला है अगर आप वो देखें तो दैट इज टोटली क्लास NCERT सिलेबस। तो उसमें लेयर्स का कहीं मेंशन ही नहीं है। मैम सफिशिएंट होगी क्या? हाँ जी मैम NCERT सफिशिएंट होगी पढ़ने के लिए? 11th 12th के NCERT
मतलब आई विल सजेस्ट कि आप पहले वहां से पढ़िए। अगर आप वो पूरा कर लेते हैं उतने टाइम में जब तक एग्जाम नहीं होता है, तो फिर यू कैन मूव टू द हायर टॉपिक्स। बट एटलीस्ट जो मेंशन है, जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, पहले उनको वन बाय वन करिए। मैम एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं प्लीज? वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि एमसीक्यू एज ऑफ नाउ मुझे जितना ध्यान है, शायद ये कुछ फर्स्ट टाइम कंडक्ट कर रहे हैं पाइथन में एग्जाम, तो अवेलेबल है नहीं है मैं भी खुद सर को ही बोलूंगी ये बताने के लिए, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। बट हाँ मतलब मैम 11th-12th में जैसे 11th-12th में जैसे हम लोग, मैं बता रही हूँ वही चीज कि जैसे हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं, देयर आर फ्यू एक दो कुछ वेबसाइट्स के लिंक हैं, मतलब पाइथन रिलेटेड ही के टीचर्स ने भी बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे ब्लॉग्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आपको अवेलेबल कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो वो लिंक्स आई विल फाइंड एंड आई विल शेयर विद सर, और तो आप सर से बाद में ले सकते हैं। जैसे कुछ सीबीएसई बोर्ड के स्कूल वगैरह होते हैं, जैसे जो बड़े स्कूल हैं, उनके यहाँ अलग अलग पब्लिकेशन की कुछ बुक्स चलती हैं, जैसे जस्ट लाइक सुमित्रा हो गई, है ना, इस तरीके की। हाँ मतलब जैसे ये पब्लिकेशन सुल्तान चंद है, पीटी अरोड़ा है, ये सब जो मतलब कुछ बुक्स हैं ऐसी जो हम खुद भी रेफर करते हैं। बिकॉज इफ आई टेल यू कि 2018-19 वाला जो बैच था वो फर्स्ट बैच था जिसको पाइथन पढ़ाया। तो एट द टाइम जो 18 वाले बैच ने जब ज्वाइन किया पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, जो भी कैंडिडेट्स थे, मे बी हार्डली किसी ने पढ़ा होगा पाइथन, तो सबने बाद में ही पढ़ा है विद द स्टूडेंट्स। लाइक आई यूज्ड टू टीच, वी यूज्ड टू स्टडी एंड देन टीच, तो एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि नया टाइप पाइथन ही ज्यादातर सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो क्या ये का वेटेज ज्यादा होगा? नया टॉपिक है, जैसे कि हमारा जो मेजर सब्जेक्ट जैसे लाइक डाटा स्ट्रक्चर हो गया, डीबीएमएस हो गया, नेटवर्किंग हो गई, ओएस हो गया, है ना। जैसे कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव में जब देखते हैं तो ये बड़े सब्जेक्ट होते हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको एक तरीके से इन्होंने सिर्फ डीबीएमएस और एसक्यूएल उधर नेटवर्किंग का को टच करके छोड़ दिया। ये टॉपिक कुछ सर्च किया है और कुछ टॉपिक वेब टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है, जिसमें कि आपका साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, राइट। तो जैसा वही आपने जो क्वेश्चन पूछा कि पाइथन का वेटेज ज्यादा हो सकता है, डाउटली पाइथन का वेटेज ज्यादा होगा, क्योंकि आप पाइथन में पाइथन पांडास और पूरा फंक्शंस, पाइथन के बेसिक सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं। तो मैम आपने जो अपने एग्जाम टाइम पे आप तैयारी कर रहे थे, तो आपने किस तरीके से चीजें मतलब मोल्ड की थी अकॉर्डिंग टू यू? मैं that year 2018 I gave so many exams. By the end of December 21st 22nd को पीवी का एग्जाम था, मुझे याद है, और उसी के आसपास नेट जेआरएफ का भी एग्जाम था। that time I was studying also with 2 sir classes. So basically my focus was always on basics. अगर आपका बेसिक क्लियर है, जो सपोज फॉर एग्जाम्पल आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर, तो अगर यूनरी ऑपरेटर का क्या मतलब है, उसका क्या एप्लीकेशन है, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो लॉजिक क्लियर हो गया। नाउ इफ दैट लॉजिक इज क्लियर टू यू, देयर मे बी n number of questions given to you and you will be able to solve every question. So focus should be more on the concept clarity. आप क्रैम करेंगे तो इतना वास्ट है चीजें, यू विल फॉरगेट, आप भूल जाएंगे। द बेस्ट थिंग कंप्यूटर साइंस और आईटी जो सब्जेक्ट है, जब नॉर्मली स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं स्कूल में, तो फोकस यही रहता है कि उनको कंसेप्ट क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूप पढ़ा रही हूँ, तो लूप में या फिर आप लूप पढ़ रहे हैं, तो फॉर लूप एंड व्हाइल लूप जैसे कि 2 लूप है इन पाइथन, तो आपने एक क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किया, समझ आ गया, पर अगर उसका कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ ना कि आइटरेशन चल कैसे रहा है, एक बार अगर प्रिंट हुआ और इंडेंटेशन है, सपोज देयर आर 3-4 स्टेटमेंट्स, तो इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट आ रहा है और वो क्यों आ रहा है, इफ दैट व्हाई वाला क्वेश्चन इज क्लियर, देन योर कंसेप्ट इज क्लियर। और कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन कोई भी आपके पास आएगा, यू विल बी एबल टू अटेंड। सो
एक चीज तो कंसेप्ट वाली रही एंड सेकंड वाज द रिवीजन। मतलब Yes, मेरे जो भी नोट्स थे वो आज भी, मतलब इफ आई शो यू, ये 2018 के नोट्स मेरे पास लिखे हुए हैं और वो एज इट इज है। मतलब उस वो सेम नोट्स 2 या 3 जो भी आपके रजिस्टर्स बनेंगे नोट्स के, प्लीज रिवाइज इट। मल्टीपल जितना रिवीजन ज्यादा रहेगा उतना देयर विल बी हेल्प। रिवीजन स्टडी मटेरियल रिवीजन टेक्निक थोड़ा डिटेल में, क्योंकि मैम थोड़ा सारे रिवीजन टेक्निक, अगर मैं, अब मुझे नहीं पता कि आप कैसे रिवीजन करते हैं, कौन कैसे करता है। माय रिवीजन थिंग इज कि मेरे पास पूरा नोट्स रहेगा। फॉर एग्जांपल इफ आई रेड अ टॉपिक, मतलब एक मैंने कोई वीडियो से देखा या फिर लाइव में अटेंड किया, सारी चीजें लिखी हैं, वो सारी चीजें लिखने के बाद जस्ट द मोमेंट यू आर फिनिशिंग दैट क्लास, उस दिन भी नहीं तो नेक्स्ट डे एटलीस्ट गो थ्रू इट वंस और ट्वाइस। नेक्स्ट डे फिर सेकंड डे वाले सेकंड डे टॉपिक जो पढ़ा वो नोट्स भी उसमें ऐड हो गए, थर्ड डे पढ़ा वो नोट्स भी उसमें ऐड हो गए। माय रिवीजन स्ट्रेटजी वुड बी आई विल रिवाइज फ्रॉम द फर्स्ट क्लास ओनली, क्योंकि अब थर्ड क्लास तक के जो 3 क्लास के नोट्स है ना, जब थर्ड क्लास वाला नोट्स में रिवाइज करूंगी तो मैं पहला करूंगी, फिर सेकंड करूंगी, फिर थर्ड पे आऊंगी, तो वो कंटिन्यूटी भी बनी रहती है और आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो दिस इज वन थिंग विच यू कैन डू। और अगर आप डेली बेसिस पे रिवीजन कर रहे हैं तो वो रिवीजन बहुत जल्दी होगा, मतलब उसमें टाइम कम लगेगा। इंस्पाइट के मतलब मैंने 1 हफ्ते का पूरा पढ़ा और फिर 1 हफ्ते बाद मैं फिर से पूरा स्टार्टिंग से रजिस्टर खोल के देख रही हूँ, तो उसमें टाइम लगेगा। यू विल फील लाइक यार इसमें टाइम लग रहा है, चलो नया वाला जो अभी कल पढ़ा है वो करते हैं। तो इट्स बेटर कि हर दिन जिस दिन भी आप रिवाइज कर रहे हो, पुराने जो रिलेटेड जो चीजें हैं उनको साथ में ही रिवाइज कर लीजिए। मे बी इट विल टेक 5-10 एक्स्ट्रा मिनट्स बट इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। मैम पैडागोजी और जो जनरल सेक्शंस हैं उनको आपने कैसे फोकस किया था? जैसे जनरल हिंदी हो गई, जनरल पैडागोजी हो गई, जनरल पेडागोजी के लिए पढ़ा था, मतलब देयर वाज वन कुछ जनरल बुक थी, बुक मुझे नाम तो अभी नहीं आता बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग टाइम, बट कोई भी एक बुक जनरल टॉपिक सब में सेम ही होते हैं, तो वो एक कोई भी एक रेफरेंस बुक आप लेके उसमें से जो जो टॉपिक्स हैं, और बेटर इज कि पेडागोजी के तो बहुत सारे आपको एमसीक्यूज और वैसा मटेरियल मिलेगा जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, नहीं तो कोई यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, यू कैन जस्ट सर्च द टॉपिक, जस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। मतलब जैसे कि एग्जाम में पैडागोजी पे क्या कहते हैं एमसीक्यू बेस्ड, मतलब कॉमन सेंस बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या फिर क्या कहते हैं या फिर फैक्चुअल बेस्ड आते हैं? लाइक वो मिक्स्ड है, मतलब दैट इज एक मिक्स्ड स्ट्रेटजी होती है एग्जामिनर की भी, कि आपकी मतलब वो ये नहीं चाहेगा कि बिल्कुल सारे में 10 के 10 जनरल क्वेश्चन दे दूंगी तो एवरीबॉडी विल अटेम्प्ट। तो उसमें वो कॉम्पिटिशन फिर फायदा ही क्या होगा, किसी ने अगर पढ़ा होगा तो उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ उसमें। सेकंड इज कि चीजें जनरल होती है। फॉर एग्जांपल सीसी, तो सीसी इज कॉन्फिडेंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो मतलब कुछ जनरल टर्म्स है जो कि आई थिंक हर किसी को पता होनी चाहिए। तो ऐसे जो जनरल क्वेश्चंस हैं कुछ आप अपनी बेसिक सेंस, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटजी टू आंसर द क्वेश्चन। कि आपको सही आंसर नहीं पता है बट ये इन 4 में से ये 3 नहीं हो सकते, तो कई बार दिस इज आल्सो स्ट्रेटजी जिससे आपको आंसर पता लगेगा कि अच्छा ये 3 नहीं है तो यही आंसर है। तो मतलब मैम थ्योरी पढ़नी पड़ेगी इसके लिए पहले ना, तो जब भी जैसे और लोग जो है यूट्यूबर लोग जो है क्वेश्चंस का रहे हैं डायरेक्ट। अभिषेक 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। कुछ बच्चों के और भी मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी, और वो भी पूछ रहे हैं कि इसी से रिलेटेड मैं भी कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखो, अभी बच्चे पूछे थे बुक्स कौन सी करनी है, ठीक है, और किस तरह का पेपर का लेवल होगा, लेवल के बारे में, कि 11-12 का सिलेबस है तो क्या 11-12 का ही आएगा या हमारे पास वो रहेगा, किस लेवल का एग्जाम होगा और किस बुक से तैयारी करें। सबसे पहले अगर आपको ये है कि अगर फरवरी में एग्जाम हो जाता है तो आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आप सुमिता अरोरा या प्रीति अरोरा की बुक भी लेते हैं 11-12 या एनसीईआरटी की भी लेते हैं तो 11-12 की सीएसआईपी की 4 बुक हो जाएंगी। आप 1 महीने में 4 बुक पढ़ोगे या बाकी चीजें पढ़ोगे,
ठीक है। बाकी आपको पैरागोजी भी करनी, जर्नल भी करनी, तो बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना। नोट्स देखो क्या होते हैं, जो चीजें नहीं आती आपको, सबसे मेनली क्या है, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ते रहो, एग्जाम थ्योरी पढ़ने से क्लियर नहीं होते। ये जो डेस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, कॉम्पिटिटिव पेपर है, आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा उन चीजों के लिए। और सबसे मेन ये है कि आप जो भी बुक्स करें अभी, ठीक है, जो टॉपिक आपको नहीं आते वो तो आपको रिवाइज करने हैं, मतलब एक फास्ट थ्रू से रिवाइज करना है। और आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं, मतलब एमसीक्यू पे मेन फोकस। आप कह रहे हैं जैसे यूट्यूब वाले एमसीक्यू करा रहे, सही है। आपके पास देखो, जब तक आप प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, आप चाहे उसके सॉल्यूशन कितने भी पढ़ते रहो, जब तक असली प्रॉब्लम में नहीं जाओगे तब तक वो सोल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपने थ्योरी कितनी भी पढ़ ली कि गाड़ी ऐसे चलाई जाती है, जब तक रोड पे लेके नहीं जाओगे गाड़ी नहीं चला सकते, कितना भी पढ़ लो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज देना, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चंस करोगे वहां पे आपको प्रॉब्लम आएंगी और उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढो। ठीक है, तो ये नहीं कि पहले सारे की सारी थ्योरी आपने सब पढ़ी रखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं पढ़े। पाइथन आपने नहीं पढ़ी होगी तो पाइथन को आप अच्छे से पढ़ो, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े उस पे मेन फोकस रखो। ठीक है, बाकी जैसे डीबीएमएस है, अब आपको देखो यहाँ पे सिलेबस में दिखाऊं कि डीबीएमएस का जो सिलेबस है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है या कंसंट्रेट किया हुआ है वो माई एसक्यूएल पे किया हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे ना ये सारे माई एसक्यूएल के फंक्शन है। आप पहले जो एग्जाम देते थे डीएसएसबी के या और भी, तो उनमें क्या होता था, उसमें नॉर्मलाइजेशन भी आता था, वे भी आती थी, कीज वगैरह कैंडिडेट की, थ्योरी वगैरह बहुत थी। लेकिन यहाँ पर केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है डेटाबेस के, बाकी सब एसक्यूएल है। तो एसक्यूएल के क्वेश्चन आने, क्वेरी आनी ज्यादा है उन पे। अब लेवल की बात कैसे चेंज होंगे, ये सिलेबस से बाहर तो आपको पूछा है, सिलेबस दिया हुआ है 11-12 का, लेकिन आप 11-12 के बच्चे नहीं हो कि आपसे 11-12 का पूछा जा रहा है। वहां पे पेपर में पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। पेपर के पैटर्न में इस तरह से के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे 2-3 एक ही क्वेश्चन में, और स्टेटमेंट में ए बी बी सी इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं कंबाइन करके, ठीक है, ट्रू फॉल्स मैचिंग करनी, उस तरह के, मतलब आपको ट्रू फॉल्स पे बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा, खाली ऑब्जेक्टिव नहीं। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो कैसे कर पाओगे आप, ट्रू फॉल्स है, तो लेवल वहां से आपका जो है चेंज हो जाता है उस तरह से। अब जैसे अभी कोई बच्चा पूछ रहा था कि नॉर्मलाइजेशन पढ़े या वो पढ़े, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं पढ़ना, लेकिन जैसे आपको नेटवर्किंग है बेटा, माइक्रोफोन जिसका ऑन है वो बाकी बंद करो। जैसे आपका ये है, यहाँ पर आप नेटवर्क डिवाइस देखेंगे, ठीक है, किसका है ये माइक्रोफोन, एक मिनट, मंजू, ये आपके पास नेटवर्क डिवाइस दी हुई है, ठीक है, सिलेबस में। तो ओएसआई मॉडल में इनसे पूछा जा सकता है कौन सी डिवाइस कौन से उस पे काम करती है, क्या फीचर्स होते हैं उस लेयर पे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ओएसआई मॉडल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जिससे उससे डिवाइसेस के बारे में पता चल जाए, नेटवर्क डिवाइस किस तरीके से वहां पे काम करती हैं। ठीक है, तो लेवल का आपको जो है मेनली ट्रू फॉल्स, जैसे आप बुक्स हैं, जो भी बुक ले रहे हैं सबसे ज्यादा फोकस करो उनको। मान लिया आपके पास है बुक्स जो भी हैं आपके पास, उन पे ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग वाले उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जो टॉपिक आपको नहीं आते वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे, उसके बगैर तो क्वेश्चन ही नहीं होंगे कैसा भी। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। हाँ एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक आप सजेस्ट करते नहीं प्लीज? देखो एनसीईआरटी के अलावा देखो, अगर क्वेश्चंस करने के लिए है तो क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने के लिए आपको अगर इतनी 4 बुक नहीं अगर लेनी भी है कि हाँ मुझे बुक ही लेनी, तो आप एक ही बुक ले लो 12th की, सुमिता अरोरा की। ठीक है, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है बुक से ही, ठीक है, तो आप वो बुक ले सकते हो। बाकी हमने जो बुक्स हैं इनके भी एनसीईआरटी या 11-12 की जितने भी, उनके सबके एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और जो ट्रू फॉल्स हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड करके अपलोड कर रहे हैं ऐप पे। वहां से आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज की फॉर्मेट में मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको थ्योरी बिल्कुल, मान लिया पाइथन नहीं आती आपको या कम आती है, तो आप सुमिता अरोरा की 12th की कोई बुक ले लो, सीएस की, आईपी की। ठीक है, तो उससे आपके क्लियर हो जाएंगे, वहां से आप वो चीजें कर सकते हो। ठीक है,
हाँ। सुनीता अरोड़ा ने से प्रैक्टिस के लिए जैसे एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स के ये क्वेश्चंस दिए होते हैं। भाई उसमें वो क्वेश्चन सारे मिला के 300-400 ही होंगे बस मैक्सिमम, ठीक है, उसमें से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन बैंक भी आती है। हाँ, क्वेश्चंस बैंक आप एमसीक्यू वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इनकी बाकी जो क्वेश्चंस बैंक आ रहे हैं उनमें सब आते हैं। अभी ओसवाल के क्वेश्चन बैंक मैंने अपलोड किए थे कल ही ऐप में, ठीक है, तो उनमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, वो आप कर सकते हैं, उनसे वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो अभी ये बच्चे अभी यूट्यूब पे पूछे लेवल जो एचपीएससी का भी बता रहे, एचपीएससी में जो जर्नल पार्ट है जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डीबी उसमें जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस जो पहले था वही सिलेबस है अभी भी, उसी लेवल का वहां पे पढ़ना आपको, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है एचपीएससी में, टीओसी है, तो उसमें ये नहीं छोड़ना कि आपको इसमें देखो ये जो कॉमन वाला केवीएस का और ये कॉमन पार्ट, इसमें आपको एक फायदा ये है पाइथन पहली बार आ रही है तो पहली बार उनके पास बहुत क्वेश्चन है देने के, वो बहुत इजी क्वेश्चन भी दे देंगे, तो वो भी पहले रिपीट नहीं हुआ, ठीक है, नया ही क्वेश्चन रहेगा। तो पहली बार पेपर देने में ये होता है कि आसानी आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे रिपीटेशन बढ़ता रहेगा पेपर का तो जो एग्जाम सेट करने वाला उनको भी होगा क्वेश्चन ढूंढने, डेप्थ में जाएगा और ढूंढेगा कि ये तो पहले आ गया, कुछ अलग नया देना है, अब उसके लिए सारी चीज ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं होना, पाइथन का पोर्शन ज़्यादा ही रहेगा, केवीएस में तो 50% के करीब पाइथन का ही सिलेबस है। हमने जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 14 टॉपिक बनाए हुए हैं, तो उसमें से 5-6 टॉपिक तो पाइथन से रिलेटेड ही है। सर पेडागोजी के लिए कुछ सजेशन देंगे सर? पेडागोजी के लिए देखो, अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं से वहां से पढ़ो, नहीं तो वही है कि आपको शॉर्ट नोट्स में अपलोड की हुई है पीडीएफ, ठीक है, शॉर्ट नोट में केवीएस की ही है, इन्होंने विपिन सर ने शेयर की थी मेरे पास, तो उसमें जो शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं एमसीक्यू दिए हुए हैं आपके पास, वो शेयर कर दी जाएगी, वो आप वो वहां से कर लेना उनको, ठीक है। क्योंकि अब देखो 1 महीने में ये तो है नहीं कि आप उसमें इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है, अपने सब्जेक्ट में तो सुनने में आ रहा है कि फरवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक में हो जाएगा। हाँ, ये सुनने में आ ही रहा है ऐसे ही। और भाई बाकी जो है वो एग्जाम तो आपको अपनी तैयारी देखो ये करना कि तब होगा, फरवरी में होगा, उसमें डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं। आपसे तो ये कहा, आप तो वेट कर रहे थे 2 साल से, केवीएस के एग्जाम आए, फॉर्म निकले, अब कह रहे 1 महीने में हो जाएगा। 2 साल से क्या कर रहे थे भाई? गलती तुम्हारी या उनकी गलती है? तो पूरा बदल दिया। तो सिलेबस क्या बदला है? पाइथन ही तो करी है चेंज, ठीक है, और वो आज बाकी क्या चेंज करा? बाकी अरे बेटा इमर्जिंग ट्रेंड, ये नेटवर्किंग आप पढ़ते नहीं थे, ठीक है, और इमर्जिंग ट्रेंड भी आप पढ़ रहे, सिलेबस दिया तब भी 2 महीने हो गए, कितना पढ़ लिया आपने? एग्जाम के फॉर्म सिलेबस भी आ गया था, चलो 1 महीने करीब तो हो गया, तो आपको 3 महीने तब भी मिल रही, 2-2.5 महीने तो, ठीक है। तो लगो मेहनत करो, ये तो और भी जल्दी सब तब से तो कह रहे वेट कर रहे कि फॉर्म निकले, अब कह रहे पीछे हो जाए, खाली बैठना क्या अभी भी घर पे है? तो ये होना चाहिए जल्दी एग्जाम हो, जल्दी जॉब लगे, खत्म, तैयारी करो, 1 महीना दिन रात कर दो। अगर ज्यादा लेट होता तो जो जॉब कर रहे हैं उनको ज्यादा छुट्टी लेनी पड़ती है। अब 1 महीने में 15 दिन की छुट्टी लो, 15-20 दिन की, और पढ़ाई करो इसी पे। DSSB का जो टीजीटी है उसका क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है क्या, कब तक होगा, इससे पहले या बाद? वो तो अभी इसके बाद ही होगा, मतलब फरवरी लास्ट से शुरू होंगे। डीएसएसबी के अभी सब एग्जाम बंद पड़े हैं, फरवरी लास्ट में स्टार्ट होंगे वो। हाँ, अभी ये रोहित और वो कुछ पूछ रहे थे। हाँ रोहित, हेलो। हाँ हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं जैसे DSSB और केवीएस दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और दोनों के टाइम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा शायद एग्जाम। हाँ, तो डिफरेंस नहीं है तो पहले ऐसी चीज पढ़ो ना जो कॉमन हो, 1-2 काम हो जाए, ठीक है, या एचपीएससी का भी कर रहे तो वो भी हो जाए, तो कॉमन सिलेबस पहले करो, फिर जिसका भी एग्जाम जैसा भी हो जाए, कॉमन आपका कवर हो गया, उसके बाद आगे का पढ़ो, ठीक है। तो कॉमन हो गया, मान लिया आपका कवर, तो कोई सा भी एग्जाम आए वो तो सब में काम करेगा आपका। हाँ जी सर। हेलो। हाँ, अभी विपिन सर से भी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर इनसे भी पूछते हैं, ये भी बहुत देर से। हाँ विपिन सर, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए अपना। गुड इवनिंग एवरीवन।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। देखो बहुत सारे और भी है कैंडिडेट, अभी आपको बाद में भी कराएंगे। अभी ये वो बच्चे हैं जो मैंने अभी आज लाइव सेशन में जोड़े, इन्होंने जब से मेरे साथ जोड़े जो भी एग्जाम दिए सारे एग्जाम क्लियर किए। ठीक है, ये नहीं कि इन्होंने एक ही एग्जाम किया बाकी क्लियर नहीं करे, जो भी एग्जाम तब से इन्होंने देने शुरू करे सारे एग्जाम क्लियर करते हुए आए। अभी एक पूनम मैडम भी है, ठीक है, उन्होंने तो बीटेक करते हुए एग्जाम क्लियर करने की तभी वेट ही नहीं किया, रिजल्ट आते ही सारे एग्जाम ज्वाइनिंग ले ली, फिर दूसरी ज्वाइनिंग ले ली। ठीक है, चलो विपिन सर स्टार्ट करते हैं। So good evening everyone. So basically I'm posted in Assam right now because before I was posted in हैदराबाद से फिर 2-2.5 साल काम करने के बाद तो उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है अब असम में है। मैं हार्ड स्टेशन में आ गया हूँ और हार्ड स्टेशन से प्रोबेबली थिंकिंग दैट आई विल बी गोइंग बैक टू माय होम टाउन, राइट। तो अभी एक क्वेश्चन मुझे अभी एक दिखाई दे रहा था, अभी काफी सारे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग थे और ये एक क्वेश्चन ये मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा बताने के लिए कि अभिनव सिंह जी ने पूछा है कि सर हाउ टू प्रिपेयर इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल इन आईटी। ठीक है, मैं भी प्रोफेशनल था, वर्किंग था आईटी में ही, ठीक है, आईटी प्रोफेशनली था तो कंपनीज में काम कर रहा था, तो 7-8 साल का एक्सपीरियंस था वहां पे। तो उसके साथ साथ प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल था, इट वाज नॉट दैट इजी। ओके, तो मैंने क्या किया था, मैंने जॉब को क्विट किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको की जॉब क्विट कर देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर किसी के घर की सिचुएशन अलग अलग होती है, ठीक है। सो आई क्विट द जॉब एंड देन आई प्रिपेयर्ड, ठीक है, एंड तो वो प्रिपरेशन जो मेरी थी वो 1 साल की प्रिपरेशन थी पूरी, क्योंकि मैंने 2018 में ही जॉब क्विट करी थी और उसके साथ पूरा प्रिपेयर करने के बाद जो है दिसंबर में जब एग्जाम की जब डेट और वो सब कुछ हुआ था तो फिर उसके बाद ही मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया। तो उससे पहले ना ही मुझे कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया था मैं, तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये अभिनव सिंह जी का क्वेश्चन है, तो मैनेज टाइम करना बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम में। तो आपको अगर मैनेज कर सकते हो तो रात में ही आपको टाइम मिलेगा मैनेज करने के लिए, वरना तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ टाइम तक तो मैं जॉब करता रहा तो तब उसके साथ ही पढ़ाई कर रहा था, तो रात में ही टाइम मिल पाता था। और Vipin sir, can I ask something? Yeah, sure, go ahead. सर मैं भी लाइक अभी वर्किंग प्रोफेशनल ही था, 1-1.5 महीने से मैं काम के साथ साथ प्रिपेयर कर रहा था, बट थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो यस्टरडे मैंने रिजाइन डाल दिया है जॉब, मतलब मैंने लेफ्ट कर दिया और मैं पूरा 100% फोकस कर रहा हूँ अपने एग्जाम के लिए। मैंने मतलब लाइक रिजाइन डालने के बाद थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि यार काश साथ में हो सकता था शायद। तो ये look if you took the decision that you already resigned, right, then don't regret about anything. You don't have to regret about anything. If you already resigned, if you already took this step, then don't need to regret about anything. Now start working hard. You have experience of IT, right? You have experience. You have how many years of experience you have? I have 2 years of experience. You have 2 years of experience. That would be enough. Because in IT there are a lot of things. Suppose by chance you are not able to crack this exam, at least you will be able to have 2 years of experience and you will go back. No problem in that. In IT you will never be having any shortage of jobs. But sir, I did not serve in any notice period. मैंने कोई notice period सर्व नहीं किया, so उन्होंने मुझे कोई experience letter नहीं दिया। अच्छा, experience letter भी नहीं दिया? नोटिस पीरियड मैंने, क्योंकि मैंने सोचा था अभी नोटिस पीरियड सर्व करूंगा तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा, 3 महीने नोटिस पीरियड सर्व करूंगा तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। मेरा फुल एंड फाइनल था, डू एंड डाई सिचुएशन थी, तो मैंने एग्जाम को प्रायोरिटी दी। सुनो एक बात सुनो विनोद, जब तुम कह रहे हो कि भाई मुझको राम जी एग्जाम क्लियर करना है, तो तू एक्सपीरियंस का क्या करोगे? अचार डालोगे अब है भाई? जब जॉब लग जाएगी उस एक्सपीरियंस का करना क्या तुम्हें? या कंफ्यूजन है, जॉब नहीं लगेगी, इसका मतलब तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं। सबसे पहले अपने आप से वादा करो कि मुझे जॉब लेनी, ठीक है, खुद से वादा करो, टीचर से वादा नहीं। इन्होंने सबने जॉब खुद से ली, टीचर नहीं दिवा रहे। टीचर के पास तो बहुत बच्चे पढ़ रहे, सब थोड़ी ले लेंगे। अपने आप से करो। नेहा ने भी जॉब क्विट करी, रोहित भी है, रोहित ने भी क्विट करी, इन्होंने सबने क्विट करके, विपिन ने भी क्विट करी और इन्होंने देखो एग्जाम क्लियर किए। तो रिग्रेट नहीं। अब तुम ये क्यों कह रहे मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत क्यों पड़ेगी तुम्हें एक्सपीरियंस की?
है भाई। और जब तुम्हारे माइंड में घूम रहा मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, इसका मतलब तुम्हें जॉब के लिए तुम 100% क्लियर नहीं हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पहले अपने आप को तो क्लियर रखो, खत्म करो। उनकी जो क्वेरी है वो भी कुछ हद तक ठीक है, मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि सेल्फ डाउट होता है। ये स्टेज ऐसा होता है व्हेन यू लीव जॉब, यू प्रिपेयर फॉर समथिंग, सेल्फ डाउट रहता है। पर लेकिन केवी की एग्जाम इतनी जल्दी है ना, तो आपके पास सेल्फ डाउट का टाइम नहीं है। तो in spite of focusing on that thing कि अभी एक बार जैसे विपिन सर ही said that if you have taken decision you have taken it, now just move on and मैं एक्चुअली सर सही कह रहे हैं, मुझे मतलब ऐसा सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, बट ये मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्की था, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बाई चांस already you are working somewhere, you are earning financial little stability, तो वो किसी के लिए भी होता है, और वो पहले शायद उनके लिए भी रहा, मेरे लिए भी रहा, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको बहुत लोगों को मिलेंगे। बट ठीक है, अभी इफ यू हैव डिसाइडेड, यू हैव लेफ्ट इट, तो जो भी टाइम आपके पास है, गिव इट योर बेस्ट शॉट। 24/7 you should have just one thing in your mind that okay, I have to give my best. छोड़ के एक्चुअली डेवलपर आईटी में हूँ अभी, लेकिन मैंने जॉब नहीं छोड़ी हुई है अभी तक, क्योंकि मेरे दिमाग में ये होता है कि मैं जो जैसे कोई कंपनी वालों ने पूछा कि आपको इस समय कितने समय लगेगा, तो मैं उनको ज्यादा समय बताकर कम समय में करके और अपने मेरे समय की चोरी तरीके अगर आपका वहाँ पे वो चीज मैनेज हो रही है, इट इज नॉट ऐसा कोई डू एंड डाई नहीं है, और आपके ऊपर कोई बहुत अर्जेंसी इमरजेंसी नहीं है, अगर आप वैसे भी मैनेज कर पा रहे हैं तो इट इज फाइन। उसमें आप डोंट हैव अ फीलिंग आप गलत नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ एंड यू हैव द राइट टू डू दैट। तो अंटिल अनलेस कुछ बहुत ही ज्यादा हार्म नहीं हो रहा है सामने किसी ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को, तो उसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अब अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए और जरूर हो जाएगा एग्जाम। और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब आपको आईटी में कुछ ना कुछ तो नॉलेज है। तो मतलब जो बीबीएमएस नेटवर्किंग ये सब आने वाला है, तो वो आपने पहले से किया हुआ है ना? सर कुछ तो टॉपिक आते हैं, तो मेरे लिए तो अब मेरे को लगता है 80% तो आपका काम हो ही गया है ना। तो 80% आपका काम हो गया, सिर्फ आपको पाइथन पे थोड़ा सा फोकस करना है और आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और आप अपनी क्लासेस ले रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप इन सेल्फ डाउट में रखिए, जो सर बोल रहे थे कि सेल्फ डाउट बहुत बड़ी, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि एकदम से जब जॉब कर रहे होते हैं, जब इनकम आ रही होती है, तो एक सोर्स ऑफ इनकम रहता है, तो वो भी थोड़ा सा माइंड में रहता है कि छोड़ने के लिए, है ना। तो कोई बात नहीं, अब जब डिसीजन ले लिया तो फिर इससे आगे बढ़ने की सोचिए, पीछे जाने से तो कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, अभी YouTube चैनल पे अभी किसी ने जो है कमेंट किया है कि सर आप मुझे रिज्यूम दे देना, मैं रेफर कर दूंगा। देखिए आप रेफर कर देंगे तो रिज्यूम भी दे सकते हैं, तुम्हारे ऑप्शन यहीं पे रेडी हो गया। ऑप्शन है, ठीक है। और वो कॉग्निजेंट में बहुत बढ़िया कंपनी है, आईटी की बहुत बढ़िया कंपनी है कॉग्निजेंट, तो उसमें आपको रेफर कर देंगे। और फ्रीलांसिंग काम बहुत है आईटी में, तो उसमें कोई ज्यादा, लेकिन उसके बारे में सोचना भी नहीं है अभी। आपको ये सोचना है कि मैं केवीएस का एग्जाम कैसे निकालूं, ठीक है ना। लेकिन सर कैसे आपने फोकस किया था इस एग्जाम को लेकर, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, प्लीज पूरा स्टार्टिंग से। मेरी कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी। मुझे इतना पता था कि मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है आईटी का, और 3 कंपनीज का एक्सपीरियंस है, 3 आईटी कंपनीज में काम कर चुका था। तो जो टॉपिक्स जो उसमें आने थे वो पहले से मेरे प्रिपेयर थे, ऑलमोस्ट प्रिपेयर थे, ठीक है। यूजीसी नेट का एग्जाम मैंने दिया था, वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, तो मैं वैसे ही प्रिपेयर था, ठीक है। तो मुझे पता था कि मैं, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने इससे पहले कभी केवीएस के एग्जाम कभी नहीं दिए हैं, ना ही मैंने कभी अटेम्प्ट किया है, क्योंकि मैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी सैलरी से और अपनी लाइफ से खुश था, ठीक है। बस वो थोड़ा सा था कि एक केवीएस का एग्जाम निकला, और 2019 जब मेरे को लगा कि आगे थोड़े कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि हाँ चलो ये एग्जाम दे देना चाहिए। और स्ट्रैटेजी बस यही थी कि मुझे पता था कि अगर मैं जॉब करूंगा तो शायद ना हो पाए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई जॉब क्विट करे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी मुझे ये पता थी, मैं पहले से कॉन्फिडेंट था
क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था और सब्जेक्ट की नॉलेज थी और मुझे पता था कि मैं उस चीज को क्रैक कर पाऊंगा। ठीक है, बस एक ही चीज से थोड़ा सा डर था कि मेरे पास टीचिंग मेथोडोलॉजी मेरे पास थी नहीं, क्योंकि मुझे टीचिंग नहीं आती थी। उस चीज से मैं थोड़ा सा डर रहा था, बाकी और कोई चीज की मेरी कोई भी मेरे को डर नहीं था और कोई भी चीज को मेरे को फियर नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये क्रैक। सर इंटरव्यूज में इस चीज का कितना फर्क पड़ता है कि किसी को टीचिंग का एक्सपीरियंस है या किसी को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट है ना, अगर आप सीट पे जाकर कॉन्फिडेंटली बैठे हैं, ठीक है, और आंसर दे रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है कि नहीं है। कम्युनिकेशन मैंने अभी ग्रुप में लिखा हुआ था, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, और जिसकी स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं ना, तो वो इंटरव्यू में बिल्कुल आराम से जाकर बैठो और उसके बाद जो भी क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे आप क्वेश्चन आंसर आराम से कर पाओगे। जब वो बोलेंगे कि आप अपना टॉपिक ले लीजिए या फिर आपको कोई टॉपिक दे देंगे, जैसे मुझे तो बोला गया था कि आप अपनी कोई चॉइस का टॉपिक पढ़ाइए, तो मैंने जो है C++ पढ़ाया था वहां पे। ठीक है, तो जब मैं बोर्ड की तरफ गया और मैंने कुछ ही लाइंस लिखी थी और जब मैंने उनकी तरफ मुड़ के जब उसको आंसर किया, जब बोलने में को पढ़ाने लगा, तो उन्होंने सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही मुझे वापस बुला लिया। मतलब थोड़ी देर ही उन्होंने मेरे को बोर्ड पे बस रखा और देखा कि कम्युनिकेशन स्किल्स सही है, तो उन्होंने फिर मुझे वापस बुला लिया और फिर मैं सीट पे आके बैठ गया। तो अगर आपके में कॉन्फिडेंस है ना, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि टीचिंग है या नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े अच्छे लग लीजिए और वो हो भी जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग आईटी में काम कर चुके हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं। सर इस चीज का कोई इस क्वेश्चन का जवाब कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं और क्या कहते हैं आप इस आईटी सेक्टर से टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, इसका पीछे रीजन क्या है? और क्या हम झूठ बोले कि नहीं हमें टीचिंग बहुत पसंद है, ये इसलिए हमें मन था आने का, या फिर सच सच बोल दे कि नहीं सर गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी जो भी है? क्या मतलब कैसे डील करें? देखिए कॉर्पोरेट में क्या होता है, सैलरी बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, राइट। कॉर्पोरेट में सैलरी बहुत अच्छी होती है और जॉब सेटिस्फैक्शन, मेरे को तो जॉब सेटिस्फैक्शन थी, मुझे औरों को नहीं पता पर मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन थी। मेरा टीचिंग में आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू माय कंट्री, ये था मेरा मोटिव। ठीक है, अगर मैं सही मोटिव बताऊं तो, क्योंकि मुझे जो मेरे पास नॉलेज थी वो मैं बच्चों को देना चाहता था। तो टीचिंग में आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरा इंटरेस्ट भी था और नहीं भी था, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि टीचिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन मेरे को लग रहा था जो मेरी नॉलेज है वो मुझे आगे तक ले जानी चाहिए और जो है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, वो मेरा मोटिव था आने के लिए टीचिंग में। ऐसा नहीं था गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। तो सर वन थिंग जस्ट एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि ये क्वेश्चन होता है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज कि जो आपने बोला कि टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, 90% लोगों को नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली जो लोग अपीयर कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एग्जाम में उनका टीचिंग बैकग्राउंड नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज एट द सेम लेवल, तो वो चीज इज नॉट दैट क्रिटिकल थिंग कि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। The same similar thing which sir has added कि if you are able to explain your things, जो भी आपके दिमाग में अगर आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, that is enough। सेकेंड चीज जो कॉर्पोरेट वाला आपने ऐड किया कि आप वहाँ पे वर्क कर रहे हैं आईटी में, why you want to come here, this question will definitely come if you are going from an IT sector। जो आप बोले कि उसको सच बोलें कि झूठ बोलें, झूठ बोलने वाली कोई चीज ही नहीं है। एक्चुअली आप आंसर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कर रहे हैं, यू कैन एक्सप्लेन योर सिचुएशन, जो रियल सिनेरियो है उसी चीज को आप एक्सप्लेन करिए। और उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कुछ ज्यादा ओवर एंथुसियास्टिक होके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स ही मेरे को बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन सिंपली से दैट ओके इट कुड बी योर वर्क टाइमिंग्स, इट कुड बी द लोकेशन, इट कुड बी योर विल फॉर द betterment of society or anything, जो भी है कॉन्फिडेंटली बोलिए, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट एनी ऑफ योर आंसर, until and unless आप बहुत ज्यादा मेकअप स्टोरी कुकअप स्टोरी नहीं कर रहे हैं। मैम मैंने तो एक दिमाग में सोचा हुआ था कि बोल दूंगा कि बचपन से मुझे टीचिंग का बहुत शौक था, इस वजह से मैं आना चाहता हूँ।
ये तो अगर actually आपको बचपन से शौक था, सो व्हाई यू वेंट टू आईटी, यू शुड हैव डन 12th के बाद ही कर लेना चाहिए था. सो डोंट ऐड बचपन, मतलब बहुत ज्यादा भी हम ऐसे आंसर्स, क्योंकि क्या होता है ना, इंटरव्यूअर के पास कोई जरूरत नहीं है उसको क्वेश्चन की लिस्ट की. Whatever you are answering from there, only he or she can ask you a question. तो आप अपने कुछ questions prepare करके जाइए. When you are going for interview, you should know introduction में मुझे ये बोलना है. Introduction में अगर ये बोलना है, in this introduction if I am mentioning that I am working or I was working in IT, तो ये question आपके पास आएगा for sure. और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके फर्दर क्वेश्चंस बनते रहते हैं. जैसा आप आंसर करेंगे वैसा ही क्वेश्चन आएगा, जैसा आप आंसर करेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा. तो एक खुद के लिए डेमो और एक कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले से अपने प्रिपेयर करिए इंटरव्यू के, एंड देन इफ यू गो टू द इंटरव्यू इट विल बी ऑल सक्सेस. मेरा भी एक क्वेश्चन है. राधिका बोल रही हूँ मैं. मैम मैं एक होम मेकर हूँ और 30 इयर्स मेरी एज है, और इस टाइम पे मेरी प्रॉब्लम ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है. जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, 13 लोग हैं हमारी फैमिली में, जिसमें इंक्लूडिंग 6 चिल्ड्रन आर देयर, एंड इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रिपेयर एंड फाइंड सम टाइम टू स्टडी राइट नाउ. सो माय क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ शुड आई, क्योंकि बहुत ही टाइम से, और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है 30 इयर्स पे आके. CRT और DSSSB के लिए भी मेरा लास्ट अटेम्प्ट है. तो मेरे को आप कंप्यूटर साइंस, स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस के लिए क्लियर कर रहे हैं या फिर साइंस के ऑन ऑफ रुक जाती है, फिर दोबारा स्टार्ट करती हूँ, फिर रुक जाती है. मतलब being a lady, like you are saying, you are in a joint family, there are 13 people including so many children also. So first of all, if it is possible that you may convince one or two person in the family that you need time to study, because competition, when you are preparing for any entrance exam or competitive exam, there is a kind of thing. मतलब बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो बिल्कुल तैयार हैं एग्जाम देने के लिए, क्लियर करने के लिए. तो आप वो चीज अगर थोड़ा सा फॉर सम टाइम, बिकॉज पता है कि बहुत लंबा नहीं है, ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद पेपर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है. 1 महीने 1.5 महीने अगर आप कैसे भी, इफ यू कैन एबल टू कन्विंस एटलीस्ट 1-2 in family and find some time, some extra time to study, that will really help you. Second thing, जैसे कि अगर आपको like what your strategy should be कि आप जो पढ़ रहे हैं to the point पढ़ रहे हैं. ज्यादा इधर उधर अगर गए तो टाइम भी वेस्ट होगा और जो आउटपुट है उतना आउटपुट नहीं मिलेगा. So like sir is conducting classes, उनका अपना जो भी मटेरियल है that is up to the mark. So I would recommend कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. जो भी आप संडे टू संडे जो टेस्ट होता है, प्लीज अटेम्प्ट दैट. अगर उसमें कोई आंसर रॉन्ग है तो क्या उसका राइट सोल्यूशन है. So these are certain small things that you do. तो बाकी आपको वो फैमिली वाला इशू थोड़ा सा घर में सब किसी को मना के समझा के टाइम निकालना पड़ेगा. Ma'am, please, I am requesting everyone to please mute yourself. There is a lot of background noise. Ma'am, my question is, what is the minimum hours to study, ma'am? Minimum hours, किसी का mic, I guess. See, ma'am, minimum hours I cannot assure because see, होता क्या है कि that depends on the capability of a person. For example, मैंने एक टॉपिक पढ़ा, मुझे एक बार में समझ आ गया, और there is another person उसको और जल्दी समझ आ गया. तो दोनों का जो टाइम ऑफ स्टडी है वो वेरी करेगा. ये एक तरह का जनरल क्वेश्चन है कि कितना टाइम पढ़ना है. जितना टाइम आप निकाल सकते हैं आप उतना टाइम पढ़िए अभी के लिए. और प्लीज ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस लाइक सर सेड कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितनी थ्योरी आप पढ़ के गए हैं वो मैटर नहीं रखता, कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं वो मैटर रखता है. तो आवर्स ऑफ स्टडी थोड़ा मेरे मुश्किल होगा बताना, मेरी सर विपिन सर और सर could answer this, but जितना मैक्सिमम आप you can give the time that will be. There is no specific time to study, ma'am. There is no specific time. You cannot generalize the time. You cannot say like that. I have the capability to study only for 4 hours or 5 hours. Everybody has their own time. So
according to your time, according to whenever you will be free or whenever you get the time, just study. So you cannot be specifically giving you the time that 7 or 8 hours you have to study for PGDCS to crack the PGDCS exam. You cannot say this, right? सर वन मोर क्वेश्चन लाइक उस चीज को थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज मेक अ डे टारगेट लाइक एक दिन का कुछ टारगेट बना के रख लीजिए कि आज ये तो अगर इतना पूरा सिलेबस एक बार देख के कि ये सिलेबस है इसमें इतने मोटे मोटा लाइक 4, 5, 10 टॉपिक्स 15 टॉपिक्स 2 दिन में 3 दिन में ये टॉपिक एक बार पढ़ना है उसके क्वेश्चन करने हैं फिर अगले 2 दिन 3 दिन में ये टॉपिक पढ़ना है उसके क्वेश्चन करने हैं तो इस तरह से वो जो पूरा बड़ा जो सिलेबस है ना उसको आप छोटा छोटा करके यू कैन इन स्मॉल पार्ट्स यू कैन डिवाइड इट तो वो एक स्मॉल स्ट्रेटजी टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन स्मॉल टाइम And ma'am, there are so many subjects. Like apart from computer science, there is Hindi, English, Haryana GK. If I talk about HPSC, and if I talk about KVS, current affairs, GK, English, Hindi, pedagogy. So our focus should be on the computer science as well as the other subjects. When we will give the time to study to the other subjects? Ma'am, see, if you're talking about HPSC, I'll say it is 150 mark question, 150 marks exam, जिसमें कि 100 का सब्जेक्ट है और 50 जनरल है तो 100 का सब्जेक्ट है मीन सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा ही है और सब्जेक्ट विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर बट व्हेन आई कम टू केवीएस में 180 मार्क पेपर जिसमें 100 सब्जेक्ट है और 80 मार्क्स का रिमेनिंग पोर्शन है यानी कि इन केस ऑफ केवी एग्जाम जो बाकी पोर्शन है उसको भी टाइम देना है ना बाकी पोर्शन में क्या है देयर आर सो मेनी थिंग्स है ना अगर सब्जेक्ट में बोलूं 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो उसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही है बट बच्चे और जो 80 नंबर हो गया उसमें आपका इंग्लिश भी है हिंदी भी है और भी जो भी आपने टॉपिक्स बताए जीके मेंटल एबिलिटी एवरीथिंग सो इंग्लिश हिंदी या बाकी टॉपिक्स के लिए यू कैन टेक 1 hour 2 hour काइंड ऑफ अ टाइम इन अ डे एक दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकाल के सपोज एक दिन आपने हिंदी के कुछ 2-4 टॉपिक पढ़ लिए अगले दिन आपने इंग्लिश का कुछ इंग्लिश और हिंदी में मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट करना है क्योंकि वो बहुत जनरल है अगर आप सही है तो सही है गलत है तो गलत है थोड़ा बहुत जो अगर इफ यू वांट टू गिव एक्स्ट्रा टाइम यू गिव टू द पेडागोगी पार्ट व्हिच इज योर दैट पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग वाला जो 40 मार्क्स है क्योंकि इसका वेटेज भी ज्यादा है और उसके टॉपिक्स भी हैं जो पहले आपने नहीं पढ़े होंगे तो इट्स बेटर कि आप वो वाले टॉपिक्स पढ़िए तो सब्जेक्ट को फोकस रख सकते हैं और बाकी जो पेडागोगी वाला पोर्शन है उसको और बाकी रिमेनिंग क्योंकि अब करंट अफेयर्स और जीके ऐसी चीज है ना कि सपोज आपने उसको 10 दिन लगातार पढ़ा तब भी देयर इज नो श्योरिटी कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम ऑन समथिंग व्हिच इज आई एम नॉट श्योर कि उसमें से कुछ मेरे को बेनिफिट है या नहीं है बट जो चीज शॉर्ट है पता है कि ये 100 नंबर सब्जेक्ट के हैं और सब्जेक्ट मुझे आता है मुझे पढ़ना है तो आई विल गिव माय मैक्सिमम टाइम टू द सब्जेक्ट नॉट टू दी 5 मार्क्स 10 मार्क्स विपिन सर आपने कैसे पेडागोजी को किया था डील मैंने कुछ भी पेडागोजी की ना कोई क्लासेस ली थी ना ही मेरे पास कोई नोट्स थे मैंने सिर्फ यूट्यूब चैनल से कुछ पेडागोजी की क्लासेस जो है देखी थी बस और पेडागोजी में मेरे को पता था कि जो क्वेश्चन जैसे मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजी में जो भी चीजें हैं वो अगर मेरे से कोई जैसे पूछेंगे एग्जाम में तो वो मैं अटेम्प्ट कर लूंगा तो उसके लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक हाँ मेरे पास कुछ नोट्स थे जो मेरे को किसी ने दिए थे वो मैं शेयर भी करूंगा ग्रुप में तो पेडागोजी के लिए मेरे पास कोई भी स्पेसिफिक ऐसा कुछ भी नहीं था प्रिपरेशन और मुझे पता था कि पेडागोजी के क्वेश्चंस मुझे आराम से मैं कर पाऊंगा उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो पेडागोजी का मैंने कोई ऐसी कोई खास तैयारी नहीं करी थी और ना ही मैंने कोई स्पेसिफिक बुक्स हाउ यू फील कि आप मैं इसे कर लूंगा सर मतलब कैसे आपको ये फील होता है जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें जनरलाइज जैसे क्वेश्चन आता है कि टीचर ने मतलब ये चीज अगर टीचर ने की तो बच्चों को क्या फायदा होगा तो वो जनरल जो क्वेश्चंस थे वो ही मैं अटेम्प्ट कर रहा था मुझे पता था जनरल हाँ तो वो जनरल क्वेश्चंस को मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने बोला ना कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स पे अगर आप काम करेंगे अपनी मैं ये नहीं कह रहा कि सबके कम्युनिकेशन सेम होते हैं तो थोड़ा सा अगर आप उस पर काम करेंगे इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इंग्लिश का तो एक पार्ट है ही तो वो समझ में आ जाते हैं क्वेश्चंस पेडागोजी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो मतलब अगर आपने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया तो आंसर्स ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाते हैं
तो उसमें कोई ज्यादा प्रिपरेशन वाली कोई चीज नहीं है। हाँ ये है कि आपको काफी सारे नोट्स भी हैं, आप काफी सारे वीडियोस भी जो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप लोग जो है कर सकते हैं उसकी तैयारी, ठीक है। बाकी पेडागोजी के नोट्स तो मैं दे ही दूंगा ग्रुप में जो भी मेरे पास अवेलेबल है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जो नई, उससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कब इम्प्लीमेंट हुई, क्या क्या उसके रूल्स हैं। तो ऐसी जो पॉलिसीज हैं, कुछ टॉपिक हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। लीडरशिप वाले क्वेश्चंस बहुत आएंगे। लीडरशिप, अच्छा हमारे टाइम में क्या था कि वो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि मैथ्स क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, फिर मेरे यहाँ पे ज्यादातर थ्योरेटिकल है। जो जर्नल पार्ट है वहाँ पे क्या है कि इंग्लिश, हिंदी, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, ठीक है, लर्निंग मेथड्स, तो थोड़े ये चीजें जो है ना थोड़ी मेरे को थ्योरेटिकल लग रही हैं, मतलब ये थोड़ी जो है थ्योरेटिकल ज्यादा लग रही हैं, तो उस वजह से आप लोग उसको क्वेश्चंस को देख के भी ज्यादातर अटेम्प्ट कर पाएंगे मेरे हिसाब से। Sir, can we skip general awareness part? Sorry? मतलब जैसे जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, ये सब बहुत 10-10 और 5-5 मार्क्स के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट है, तो क्या हम स्किप कर सकते हैं उसे? देखिए अगर कोई भी एग्जाम में कोई भी चीज आ रही है तो आप ये मत सोचिए कि आप उसको स्किप करने के लिए जाना है। मतलब मान लीजिए वो आपका वेटेज अगर अच्छा बना दे, आप उस चीज को अटेम्प्ट करें और वो आपका वेटेज बना दे ना, मेरिट में भी ले आए, ठीक है। तो ये है कि अगर मान लीजिए टेक्निकल पार्ट में अगर आप जो है 90+ नहीं स्कोर कर पाते हैं, या 90+ अगर आपने उसमें स्कोर किया, तो बाकी के जो पार्ट्स हैं उनमें भी तो आपको कुछ स्कोर करना पड़ेगा। तो स्किप करने का माइंड से तो बिल्कुल निकाल लीजिए कि स्किप करना है, कि ये पार्ट मुझे स्किप करना है या वो पार्ट स्किप करना है। कुछ भी मत सोचिए कि कोई पार्ट स्किप करना है, मेरे को ये सोचिए कि आपको सारे पार्ट अटेम्प्ट करने हैं कैसे न कैसे भी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितने क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और ये जो पूछ रहे हैं कुछ हिंदी या इंग्लिश में कंपलसरी पास होना, इसमें यहाँ पे केवीएस में ऐसा कुछ नहीं है, कंपलसरी कंबाइंड मेरिट लगती है, ठीक है। आपका टोटल होना चाहिए, अलग अलग पास होना कोई मैंडेटरी नहीं है। और आप लोग घबराइए मत, इंटरव्यू में जो है हिंदी इंग्लिश दोनों चल जाती है, बाइलिंगुअल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। इंटरव्यू के लिए आप डरिए मत। एग्जाम जब हम लोग देते हैं उस वक्त हम लोग का बीच में इंग्लिश से हिंदी शिफ्ट हो सकता है, और फिर कुछ क्वेश्चन में शिफ्ट हिंदी से इंग्लिश में हो सकता है क्या? हाँ वो डीएसएसपी जो आप कह रहे हैं ना सेक्शन वाइज जो शिफ्ट कर सकते हैं वो केवीएस में हो सकता है। नहीं ये इंटरव्यू में बोल रहे, इंटरव्यू में हो सकते हैं बिल्कुल। अच्छा वो इंटरव्यू में हो सकता है, मेरे को लग रहा है कि डीएसएसपी वाले सेक्शन में एक्चुअली मैं एग्जाम वो तो आपने बता दिया कि हाँ शिफ्ट हो सकते हैं, इंटरव्यू में तो मैंने बताया कि हो सकता है, वो स्टार्टिंग में बताइएगा। तो वो मैं एग्जाम के दौरान बात कर रहा हूँ, जो रिटन एग्जाम है जो कंप्यूटर बेसिस मॉक में है अवेलेबल, मॉक में दिया हुआ है, मॉक में दिया हुआ है। हाँ वो मॉक से आपको पता चल जाएगा। केवीएस की मॉक, केवीएस वेबसाइट में मॉक दिया हुआ है ना, उसमें दोनों लैंग्वेज से बाइलिंगुअल पेपर आ रहा है। बाइलिंगुअल ओके ठीक है। सर मेरा भी एक सवाल था, जैसे इस बार पैटर्न चेंज हुआ, हमारा 180 मार्क्स का पूरा एग्जाम है, वैसे मतलब इसका आंसर हो तो नहीं सकता, बट फिर भी आप लोगों का एक्सपीरियंस है बहुत, पिछले बार के भी पेपर देखे सिलेबस में बहुत अच्छे से, तो मतलब एक अच्छे सेफ स्कोर के लिए कितना हमें टारगेट रखना चाहिए? हालांकि सेफ स्कोर वो एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करेगा, बट क्योंकि हम मॉक टेस्ट देते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, उसमें उसके बेसिस पे हम खुद जज करते हैं हमें खुद को कितना और पुश करना चाहिए, तो फिर भी मतलब बेस्ट केस में सेफेस्ट स्कोर हमें कितना टारगेट लेकर चलना ही चाहिए? इस बार में तो सर ही बता पाएंगे। सर मेरा एक सवाल था, सर मेरा ना आईटी का एक्सपीरियंस है, मतलब करीबन 7 साल का, और 5 साल मेरा मतलब जैंगो पाइथन में ही मेनली एक्सपीरियंस रहा है, और फिलहाल मैं अभी करीबन क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे भी मैंने डेटा इंजीनियरिंग पार्ट पे भी काम कर रखा है। तो सर मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो मुझसे क्या मतलब डोमेन स्पेसिफिक भी मतलब जो मेरा टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस रखा है उसमें क्या एडवांस सवाल पूछ सकते हैं क्या लोग? नहीं ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए अगर आपकी उस प्रोफाइल में लिखा हुआ है और आपने मेंशन किया है, ठीक है, तो वो उतना जो है नहीं पूछेंगे, वो बेसिकली फोकस आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी पे करेंगे, तो वो टीचिंग से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस पूछेंगे। और जब उन्होंने सिलेबस पाइथन का दिया तो मेरे को जहाँ तक ख्याल है कि वो सिलेबस से ही कुछ क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे, बाकी आपके जो भी रिज्यूमे मेंशन, अच्छा जैसा भी मैम ने बताया, नेहा मैम ने, कि जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसके बिहाफ पे ही वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया कि मैं जो है टीचिंग में आना चाहता हूँ क्योंकि मैं बचपन से टीचिंग करना चाहता हूँ, तो वो उसके बिहाफ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को पूछते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं जेंगो और ये सब चीजें, उतना हाई लेवल वो लोग नहीं जाएंगे,
वो लोग सीधा बेसिक लेवल रखेंगे, सीबीएसई का लेवल रखेंगे, लेवल इंटरव्यू में उतना ही रखेंगे जो मान लीजिए बबल सॉर्टिंग क्या होती है, मेरे से पूछा गया था बबल सॉर्टिंग क्या होती है ना, तो सॉर्टिंग से क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से ज्यादातर। अब मेरे पास तो एक्सपीरियंस तो क्या कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी का भी था, तो एक्टिव डायरेक्टरी पे मैं काम करता था, तो मतलब सर्वर्स को हैंडल करता था, तो उससे तो मेरे से कोई नहीं क्वेश्चन पूछा। उन्होंने सीधा पूछा C++ में वेरिएबल्स और ये सारी चीजें उन्होंने पूछी, बबल सॉर्टिंग क्या होती है, ये सारी चीजें उन्होंने क्वेश्चन मेरे से पूछे। उन्होंने कोई भी मेरे से जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उससे कुछ नहीं पूछा। अच्छा, मतलब जो आईटी एक्सपीरियंस है उसमें मतलब ज्यादा फोकस रहता है, ज्यादा फोकस नहीं। हाँ, जो सिलेबस स्पेसिफिक होगा सिलेबस स्पेसिफिक फोकस था उन लोगों का। अच्छा, और बस वो टीचिंग मेथड ही देखना चाहते थे कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, तो बस उन्होंने मुझे जाके व्हाइट बोर्ड पे जाके बोल दिया कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा दीजिए। अच्छा, बस। नेहा मैम आपसे भी नहीं पता किसके रिगार्डिंग प्रायर नॉलेज आपकी प्रायर जो एक्सपीरियंस थे उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा था मुझसे सर्वर्स के रिगार्डिंग, जैसे अपाचे टॉमकैट का कुछ क्वेश्चन था, बट उसके वो क्वेश्चन पूछने का रीजन था कि मैंने उसको अपने प्रीवियस आंसर में मेंशन किया था। तो वही चीज जो बार बार हम बोल रहे हैं कि आप जो उनको परोसेंगे उसी में से वो क्वेश्चन पूछ रहेंगे, तो इसलिए आप प्रिपेयर्ड होके जाइए। अगर मैं चाहती हूँ वो ये क्वेश्चन मुझसे पूछें, तो इसलिए मैं उसका मेंशन करूंगी अपने आंसर में। सो देयर इज अ चेन ऑफ क्वेश्चन, जो मैंने आंसर किया उसी में से क्वेश्चन निकल जाएगा। तो जितनी चीजें आप उनको बताना चाहते हैं उतना ही इंट्रोडक्शन में उतना ही पोर्शन रखिए। एंड देयर आल्सो प्रोफेसर्स प्रिंसिपल्स वो इतना ज्यादा डिटेल्ड आईटी चीजों में टॉपिक्स में नहीं इन्वॉल्व होंगे। बेसिक थिंग्स जो एक सीबीएसई रिलेटेड या स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से जितना आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, दैट विल बी इनफ। Excuse me, ma'am. हाँ जी, Good evening, ma'am. Myself Shweta Sharma. I want to inquire what will be the expected cutoff for the exam. Ma'am, expected cutoff I can't say, but like number of sheets अगर हम देखें और number of applicants और उसका ratio देखें, तो I think it must be around 100 or above 100. It should. बाकी मतलब इतना तो मिनिमम आई गेस। बाकी मेरा इस बार है ना, पिछली बार ही 103 के करीब गई थी जनरल की, ठीक है, फाइनल। तो पहले तो 150 नंबर का पेपर था, इस बार 180 का है, तो आप 130 प्लस लेके चलो कम से कम, ठीक है। मिनिमम टारगेट रखो आप 130 प्लस का। और अब बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, हर बार मेरिट बढ़ती रहती है, बच्चे मेहनत करते रहते हैं, वैकेंसी भी फॉर्म भी ज़्यादा फिल होते रहते हैं, तो टारगेट मिनिमम होना चाहिए 130 प्लस। और फिर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है सर। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप ये नहीं 100 के करीब, तो इस बार बहुत कम हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सीट भी उसके अकॉर्डिंग 130-140 का टारगेट आपको रखना है। हाँ, ये ज्योति प्रकाश कुछ पूछ रहे हैं, हैंड्स ऑन किया हुआ है, कुछ पूछना। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना? हाँ, पूनम। हाँ जी सर। हाँ जी, पूनम मैडम भी आपको अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे, आपको इनसे भी कुछ पूछना हो, ये दिल्ली में ही डीएसएसबी के थ्रू कोई डीएसएसबी का एग्जाम दे रहा हो, उनको पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं उसके। और हाँ बेटा पूनम, हाँ सर। हाँ बताओ कुछ, किस तरह से एग्जाम की तैयारी करी तुमने, क्या करना, क्या बच्चों को कुछ गाइड करो। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो मेरा भी ऐसा था कि मैं जॉब कर रही थी, बैंक की जॉब थी, और मेरे पास भी 1-2 महीने थे कि DSSB के एग्जाम डेट आ चुकी थी, तो मैंने भी 1-2 महीने में अपनी तैयारी किया। तो कॉन्सेप्ट तो मेरे पहले क्लियर थे, जो पढ़ा था कोचिंग में, क्लास नोट्स वो सब, और 1-2 महीने थे मेरे पास, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करी। तो वही अगर आपके पास भी कम टाइम है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। प्रीवियस ईयर के लिए DSSB के इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है नहीं, तो मैंने फिर KVS, NVS, नीलिक के, इसरो के, गेट के लेवल के क्वेश्चन आते, तो गेट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दी उसमें।
तो मोस्टली मतलब जितने क्वेश्चंस ले रहे कंप्यूटर साइंस के तो प्रैक्टिस कीजिए, वो ज्यादा हेल्प करता है। पूनम मैम, आपने पार्ट ए के लिए ज्यादा फोकस किया था पार्ट बी के लिए, दोनों क्योंकि दोनों की वेटेज सेम होती है 100-100? मैंने पार्ट बी के लिए किया था क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और पार्ट ए के लिए तो मैंने यूट्यूब से पढ़ा है। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो पार्ट ए के लिए मैंने यूट्यूब से करा है, जो टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट लगते थे या कम टाइम में मैं जितना कर सकती थी कि इतना मैं मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ, तो वो टॉपिक मैंने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली पार्ट ए के लिए। बाकी जो पार्ट बी है उसी का मैंने, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब मैंने क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करे है कि एक लेवल अप ही लेके चल रहा है, ठीक है? जैसे आप टीचर बनने वाले हो ना, तो आपका वैसा सिलेबस नहीं आएगा कि आप स्टूडेंट के लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो एक लेवल अब जैसे DSSS में गेट के आते हैं, तो मैंने गेट के प्रीवियस ईयर देखे, UGC नेट के देखे कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि 2 ऑप्शंस आपको सिमिलर लगते हैं ना, कि लैंग्वेज डिफरेंस है, बस दोनों सेम हो सकते हैं, तो उसमें आपको हेल्प करेगा कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना, मोस्ट एप्ट ऑप्शन कौन सा है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए आप। मैम जैसे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, मैम जैसे कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे जिनको हम डिटेल में नहीं पढ़ पाते, तो क्या हम उनसे सीधे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें या फिर पहले उसको हाँ, जिनको आप डिटेल में नहीं कर रहे हैं आप उनको क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है? और जब वो क्वेश्चंस हो रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए फिर, तो वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कम टाइम में तो यही है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे फिर उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए आप, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा आते हैं। जो सर की जो बुक है CS क्रैकर वॉल्यूम 1, क्या वो मोर देन इनफ होगी पार्ट बी के लिए? हाँ, मैं तो यही कहूंगी आप जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं ना, आप वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 जितना भी हो, आप प्रीवियस ईयर भी देखिए, जितने क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मिल रहे हैं वो करिए। ये मत देखिए कहाँ से कर रहा हूँ, क्वेश्चंस कीजिए आप। ओके ओके, गॉट इट। हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। DSSS के प्रीवियस ईयर पेपर्स की कोई बुक सेट आती है क्या? बुक का तो मुझे नहीं पता, मैं अपना जो सोर्स है वो इंटरनेट ही रखती हूँ मोस्टली, तो प्रीवियस ईयर DSSS के तो है नहीं, तो जो 2-3 मुझे मिले थे पेपर्स वो मैंने कर लिए थे, बाकी मॉक टेस्ट सर करवाए थे तो मॉक टेस्ट की भी हेल्प की। बाकी जो मैंने बताया कि जो टीचिंग से रिलेटेड है, जैसे UGC नेट है, KVS NVS के प्रीवियस ईयर देख लीजिए, तो वो सब कर लीजिए। मैम जनरल पेपर की तैयारी कैसे की थी आपने? जनरल पेपर का मैंने YouTube से ही पढ़े थे टॉपिक, मतलब टॉपिक आपने पूरा टॉपिक मैंने जैसे सिलेबस में टॉपिक्स देख लिए कि हाँ इंग्लिश में टॉपिक्स मैंने कि पेडागोजी की ये टॉपिक्स है, वो टॉपिक वैसे मैंने फिर YouTube पे जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगते थे वैसे मैंने देखे और उनके ही क्वेश्चंस देखे थे। फिर मैम तो क्या प्रैक्टिस कहाँ से की थी मैम पार्ट ए की? YouTube से पढ़ा है मैंने। मैं अपना टॉपिक जब मुझे करना होता था मैं टॉपिक देखती थी, जिस टीचर का मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो मैं उससे प्रैक्टिस कर लेती थी। बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। तो मैं जनरल पार्ट के नोट्स बना के रिवाइज कैसे कितने इंटरव्यू का क्या चीज जनरल पार्ट की नोट्स बना के पढ़ रही है। जनरल पार्ट के नोट्स मैंने नहीं बनाए क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने वो 1-2 महीने में अपना जनरल पेपर किया हुआ है प्रैक्टिस। तो मैंने प्रैक्टिस की है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जैसे मैथ्स के भी क्वेश्चंस है तो करते जाइए उसी से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ना, पर वो कैसे होंगे? हाँ, तो आपके जो क्वेश्चन कुछ तो होगा कि कुछ क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अपना। ओके ठीक है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जो NVS के जो पेपर्स हुए हैं ना, अभी रिसेंटली हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, तो देख लीजिएगा
क्योंकि उसमें से कुछ पैटर्न थोड़ा आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा पैटर्न आप लोग देख सकते हैं एनवीएस के पेपर्स पे थोड़ा, और सर ने भी शायद वेबसाइट पे अपलोड भी किए हैं। और नवोदय सर, हाँ नवोदय से, ओके ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स, ठीक है। और सर ने भी CS क्रैकर वॉल्यूम में भी उसको मतलब ऐड किया है, तो वो लोग आप देख सकते हैं सेक्शन ए के लिए, ठीक है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके सर, ओके। हाँ भाई बच्चों, चलो अब बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर सर। हाँ सर आपसे ही पूछना मुझे हाँ, तो सर, जो आपने सेट डाले हैं, सेट डाले हैं, उसमें आपने ऐप्स अपलोड किए हुए हैं, उनका तो जो पहले वाले हैं ये भी सेम ही है। 61 तो 66 तो ठीक है, PDF अपलोड हो गई। जो 51 60 है या 1 to 10 है स्टार्टिंग से, ये इन्हीं के आंसर की दी हुई है, ये वाली भी जो एक PDF में दी हुई है। हाँ, ये PDF में दी हुई है। अभी जिन बच्चों ने पुरानी बुक ली हुई है CS क्रैकर वॉल्यूम 2 की, उसमें 60 सेट थे PYQ पे, ठीक है, और अभी 67 है। तो जिसको पुरानी थी वो बता देना, उनको जो है मैं जो 7 सेट है वो डाउनलोडिंग का ऑप्शन कर देंगे, वो डाउनलोड करके आप प्रिंट निकलवा लेना। और जो आंसर की अभी अपलोड की है ना वो नई, तो जो पुराने वाली बुक में थोड़ी बहुत आंसर में मिस्टेक थी जिनमें, तो वो सारे या करेक्शन की फाइल थी, वो सब हमने करके कंप्लीट करके एक नई फ्लैश बनाई है। अभी नया एडिशन कल परसों में आई जाएगा, वो फिर डिस्पैच भी कर देंगे उसको। तो वो सब उसमें अपडेट है, वो नई वाली आंसर की सब करेक्ट है सारी। सर मेरे पास तो आपकी बहुत पहले वाली बुक है, बिल्कुल CS क्रैकर। हाँ, तो वो ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो उसको, नई आंसर की भी और जो नए सेट अपलोड हुए उनके भी। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मुझे भी आपसे क्वेश्चन करना है। हाँ। DSSS में पार्ट बी के लिए CS क्रैकर वॉल्यूम 1 के अलावा जो आपने CS क्रैकर वॉल्यूम 2 में ASP के KVS PGT वगैरह के भी काफी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने सॉल्व कराए हुए हैं, तो आई डोंट थिंक कि सर इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत है कि जितने देखो, अगर आप दोनों बुक कर लोगे क्वेश्चन ही, उनमें करीब 6700 के करीब उसमें 6700 वॉल्यूम 2 में और 4200 के करीब उसमें है, तो आपके 11000 के करीब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे, वही आप एक महीने में कर लोगे सब, वो DSSB का पूरा कवर हो जाएगा उसमें। और बाकी HPSC वाले बच्चे हैं, HPSC वाले वॉल्यूम 2 से वॉल्यूम 1 से सेलेक्टेड कर लो, जो टॉपिक वाइज है वॉल्यूम 1 में, सब्जेक्ट वाइज है, सेलेक्टेड टॉपिक उठाओ अपना, वो करते रहो, ठीक है। और सर एक चीज और, पाइथन में sorting नहीं दिया हुआ है, जैसे sorting करवा रखी है कुछ वीडियोस में, तो हम करें या छोड़ दें HPSC पे कोडिंग? बेटा वो वीडियो में sorting का कॉन्सेप्ट बता रखा है, ठीक है। वो जो भी वीडियो बना रखी वे सारी पढ़ लो, 55 वीडियो कोर वाली हैं वे सब पढ़ लो, और बाकी जो प्रोग्रामिंग थिंकिंग की वो सेकंड वाली है, फाइल हैंडलिंग मॉड्यूल्स वगैरह वो कर लो, ठीक है। वो डेटा स्ट्रक्चर भी तो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर, उसमें स्टैक है, सॉर्टिंग वगैरह यही आएंगे, स्टैक सॉर्टिंग वगैरह। सर सिलेबस से स्टिक रहना है हम लोगों को केवल? हाँ, सिलेबस से स्टिक रहना, बस क्वेश्चंस का लेवल आपको उस तरह से पढ़ना डेप्थ में अच्छे कि आप क्वेश्चंस कर सको। देखो बच्चे क्या किस तक का लेके जाना है? सिलेबस से अलग किस तक का पढ़ना है? सिलेबस जो आपको एग्जाम उसमें दिया हुआ है, जो डिपार्टमेंट ने सिलेबस दिया उसी को पढ़ो, आप उसको कवर करो अच्छे से, उन्हीं टॉपिक को अच्छे लेवल से डेप्थ में पढ़ो उन टॉपिक को, ठीक है। ये नहीं कि जो टॉपिक सिलेबस में नहीं लिखा उसको पढ़ रहे आप, उतना कोई जरूरी नहीं है पढ़ना वो, ठीक है। तो DSSB का कोई दे रहा, DSSB का कोई भरोसा नहीं, वो कहीं से भी पूछ लेते हैं, उनका कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंट का वहाँ कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। सर डेटाबेस के लिए आपकी वीडियोस अगर करने से हो जाएगा कवर? देखो डेटाबेस में मैंने 18-19 वीडियो डाली हुई है, MySQL पे, KVS HPSC वाले खासकर MySQL पे अच्छे से करें, और उन सारी वीडियो में सारी क्वेरी सब फंक्शन अच्छे से समझाए हुए, वो कर लो, कवर हो जाएंगे सब। नेटवर्किंग की जो PDF डाल दी अकॉर्डिंग टू सिलेबस डाल दी है, वीडियो में तो बहुत ज्यादा कराया हुआ है, पहले की है, ठीक है। तो आप वो PDF में से भी कर लेना। सर आपकी जो वॉल्यूम 1 वाली वीडियो है, वीडियो लेक्चर विद सॉल्यूशन वाला है कोर्स, उसमें बुक भी लेनी जरूरी पड़ेगी क्या? अगर बुक ले लें या वीडियो सॉल्यूशन
और नहीं, वो तो आपके पास टाइम है तो वीडियो सॉल्यूशन कर लो, नहीं तो बुक में ये होता है जो आपको डाउट लग रहा वो क्वेश्चन आपने वहां पे देख लिया, नहीं तो ऐसे ही करते चले गए, जल्दी हो जाएगा आपका काम। अभी वॉल्यूम 2 के भी वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हो रहे हैं रेगुलरली, एक सेट के पूरे कर दिए हैं, बाकी बीच बीच के सेट के केवीएस वगैरह के पहले से ही अपलोड है, केवीएस और आर्मी पब्लिक स्कूल के उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड करा रहे हैं ऐप में। जिसने भी बुक ली हुई है वॉल्यूम 2 उसके साथ फ्री है, वो रजिस्टर कर लेना, सॉफ्ट कॉपी भी वहाँ पे उसमें मिलते रहेंगे वैसे। ठीक है, और किसी सर एक रिक्वेस्ट और है सर। सर क्या कहते हैं, जब एग्जाम आने वाला हो, एग्जाम से कुछ समय पहले और एक बार इंटरव्यू से पहले, एक बार सर आप सब टीचर से एक बार और प्लीज। नहीं, हम एग्जाम के बाद इंटरव्यू तक सेशन करवाएंगे, इंटरव्यू कंडक्ट भी करवाएंगे, ठीक है। और एक काम करते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि अभी हम जो टेस्ट ले रहे थे 50-50 नंबर का ले रहे थे, ठीक है। अभी एग्जाम अगर जल्दी हो जाता है तो अब हर हफ्ते से पूरे सिलेबस का होगा, केवीएस के अकॉर्डिंग जो भी है, अभी केवीएस के अकॉर्डिंग लेंगे, पूरे सिलेबस का होगा, मतलब कंप्यूटर साइंस वाले को 100 नंबर का टेस्ट होगा, तो प्रिपेयर करके टेस्ट सीरीज देते रहना अच्छे से, उसमें आपके सब कवर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। हम उस लेवल के क्वेश्चन उसमें टेस्ट सीरीज में रखेंगे, ठीक है, कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। HPSC का भी बेटा ऐड कर देंगे कुछ उसमें वहाँ पे, अभी इस वीक केवल KVS का रखेंगे क्योंकि सबकी प्रिपरेशन भी तो हो जानी चाहिए। हमने अभी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे, फिर इतना दे देंगे, नंबर कम आ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस हो जाता है थोड़ा, तो ओके। तो सर ऐप में कुछ भी न्यू ऐड होता है तो जाके बार बार चेक करना पड़ता है, एक बार प्लीज नोटिफिकेशन ऑन करवा दीजिए। नोटिफिकेशन पे बेटा जाओ, नोटिफिकेशन जो आया उस पे क्लिक करोगे तो जो नया ऐड हुआ वही ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर न्यू लिखा रहता है। सर कोई नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रही मुझे, तो काफी टाइम हो गया। नोटिफिकेशन बंद कर रखी होंगी मोबाइल से? नहीं सर, मैंने सेटिंग में भी चेक कर लिया, सब कुछ ऑन है, बट मुझे जब से न्यू अपडेट हुआ है मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रही। ऐसा तो होगा नहीं, सबको आ रही है, हमको आ रही बेटा। देखो आप रीइंस्टॉल करो, सब परमिशन देना उसको, रीइंस्टॉल करके आपको। हाँ सर विपिन सर से मुझे एक चीज पूछनी थी कि मतलब सर जैसे आपने बताया कि एनपीएस जो नवोदय पब्लिक स्कूल है उसके जो पेपर है पीवीएस के, उस पर फोकस करना, ठीक है। इसके अलावा और कौन से एग्जाम के आप पेपर की सजेशन दोगे कि उन पर फोकस करना? जैसे कि अभी सर ने बताया कि DSSB का कोई वो नहीं है, वो कहीं से भी पूछने लगता है, जैसे हमें सिर्फ किस हिसाब से एक नवोदय और इसका कौन से एग्जाम में पे फोकस कर ले? देखिए पार्ट ए तो ज्यादातर सबको कॉमन ही रहता है, तो पार्ट ए में तो है ना, तो पार्ट ए में मतलब जैसे भी जितने भी अभी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, मैं एक्चुअली मैं अपलोड भी करूंगा, तो जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं, जितना भी मैंने इंग्लिश हिंदी उनका सबका देखा, पैटर्न सबका सेम है, ठीक है। तो अगर आप उनको गो थ्रू, देखिए अब ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं ये बता दूं कि आप एनवीएस के प्रीवियस पेपर भी पढ़ लीजिए, आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ लीजिए। अगर मैं सारी चीजें अगर आपको बोलने लगूंगा तो फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाएंगे, ठीक है। तो जो पार्ट ए की बात है, सिर्फ आप एनवीएस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, उसमें से आ जाएंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस। पार्ट ए के लिए तो सभी को है ना पेडागोजी, और इधर उधर वो करे कुछ। पार्ट ए तो देखो रीजनिंग, मैथमेटिक्स वगैरह सबकी कॉमन आती है, और प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब क्वेश्चंस उसी लेवल के आते हैं। डीएसएसबी के आप किसी भी सब्जेक्ट का उठा लो, मैथ्स के रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो, बस डिजिट चेंज रहती है, एक जैसे ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर के पार्ट ए वहां से ही बहुत तैयारी हो जाएगी आपकी, उनको करो। सर हाँ बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, ये काफी इंफॉर्मेटिव सेशन है। मेरी क्वेरी ये है सर कि करने को सिलेबस कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट में इशू आता है वो रिवीजन करते हैं सर, रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं बन पा रही। भाई रिवीजन का अभी जैसे बताया, रिवीजन जैसे मान लिया आपने पढ़ लिया है, सारा सिलेबस पढ़ लिया, आपने नोट्स बनाए हुए, फिर आप अपने नोट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बस, ठीक है। दोबारा सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको कि वीडियो देख रहे हैं वो कर रहे हैं, उसमें टाइम नहीं लगाना आपको। आपने अपने नोट्स इसीलिए कहते हैं कि नोट्स बनाओ, मैं इसीलिए बच्चों को ज़्यादा प्रीफर नहीं करता कि मैं नोट्स दूं, वो खुद बनाएंगे तो एक बार खुद से हाथ से लिखने से क्या है कि आपको चीज़ें याद हो जाती हैं अच्छे से, तो रिवीजन में भी आपको हेल्प हो जाएगी। हाँ आपने वो चीज़ें वहाँ लिखी हुई थी इस तरह से, तो आपके जो अपने सेल्फ नोट्स हैं उनको अच्छे से आप प्रिपेयर करो, रिवाइज करते रहो,
ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, टेस्ट सीरीज दो, प्रैक्टिस करो। सर तो पार्ट 1 पार्ट 8 में आपने ये बोला कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन और पेपर को कर लो, तो पार्ट ए वहां से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है राइट। वो और पार्ट कंप्यूटर बी साइंस जो का ही है, नहीं, वो किसी भी सब्जेक्ट का आप ले लो, चाहे डीएसएसपी के बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, उनको उठा लो, उसमें पेडागोजी भी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सब मिल जाएंगी, केवीएस। और सर कंप्यूटर साइंस की बात करें अगर, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी हो, पार्टी के तो बता दिया आपने। कंप्यूटर साइंस के देखो आपको कौन सा एग्जाम, केवीएस भी फिल कर रहे होंगे, केवीएस के लिए जो बेसिकली मान लिया जो टॉपिक आपको नहीं आता, जैसे पाइथन मान लिया, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने पाइथन पहले पढ़ी नहीं, तो वो तो पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है, बिना पढ़े हुए आप नए क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आप लेकिन नेटवर्किंग वगैरह वो है, तो उनको पहले पाइथन को अच्छे से पढ़ो, और बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो आप पाइथन से रिलेटेड जो है या नेटवर्किंग डीबीएमएस से रिलेटेड हम टेस्ट दे रहे वो कर लो, या अभी अपलोड कर रहे हैं जो पीडीएफ वगैरह, वहाँ से आप कर लेना, बहुत कवर हो जाएंगे उसमें, 2-3 हज़ार एमसीक्यूज वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ बेटा निधि बोलो। जैसे प्रीवियस ईयर अभी तक जो आपने क्वेश्चंस कराए टेस्ट हाँ। और आपकी बुक, तो सर जैसे एनवीएस का करना है या प्रीवियस ईयर केवी के है, तो वो आप ग्रुप में डाल दीजिए जो भी आपको इम्पोर्टेंट, मतलब जब भी आपको टाइम मिले या जो भी, तो आप भेजेंगे तो हम कर लेंगे वहाँ से। ठीक है, जो मेरे पास प्रीवियस ईयर है जनरल पार्ट के भी आप वो मैं अपलोड कर दूंगा वहां से, ठीक है, पूरे के पूरे जनरल पार्ट। सॉल्यूशन है सर, जो भी एक पेपर आप डाल नहीं, आंसर की उसमें होंगी ही, सॉल्यूशन तो हम तो जनरल पार्ट का, हाँ आंसर की उसमें रहेंगी वो आप। तो सर हफ्ते में जैसे एक पेपर डाल देंगे तो हम कर लेंगे, 2 पेपर या 3 पेपर, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है। सर हाँ जी सर, ये DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का एग्जाम कब तक होने की उम्मीद है? देखो डीएसएसबी के पास बहुत सारे एग्जाम है भाई, और स्टार्ट होंगे फरवरी के लास्ट में स्टार्ट होंगे। कब इसका नंबर आएगा, फरवरी लास्ट, मार्च, अप्रैल, कभी भी हो सकता है, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम होना है, ऑनलाइन एग्जाम में कोई ऐसा भी नहीं कि बोर्ड के एग्जाम से उनका कोई फर्क पड़ रहा, बोर्ड के अलग सेंटर पे होते हैं, स्कूलों में ऑनलाइन अलग होते हैं, तो वो कभी भी ले लेते हैं, ठीक है। तो फरवरी मिड के बाद ही आप तैयार रहिए कि सारे एग्जाम आपके धीरे धीरे हो जाएंगे 1-2 महीने में। सर जैसे और एक क्या बोल रहे पूनम? सर सीबीएसई जो बोर्ड एग्जाम कराती है, जैसे अब हम दे रहे हैं पीजीटी का, तो ये 12th के या 10th के ये करने भी जरूरी है? हम तो नेट गेट लेवल का ऐसा सोच रहे थे। अरे जो उसमें वो करने जरूरी नहीं है, आपको नेट गेट का भी, नेट गेट में कौन सी पाइथन आ रही है? नेट गेट में कोई पाइथन नहीं है, वहाँ पे आई नहीं, वहाँ कहाँ करोगे आप, ठीक है। नेट गेट यहाँ केवीएस में नेट गेट भूल जाओ आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप पाइथन आ रहे, पाइथन का लेवल जो हम दे रहे हैं वो, या आप जो है 11th-12th के तो 2 ही बार पेपर हुए पाइथन के भी, कहाँ हुए ज्यादा, वो भी एमसीक्यू कितने आते हैं उसमें। तो 2019 से स्टार्ट हुए हैं, और 2019 से जितने भी क्वेश्चंस हैं पाइथन के वो 2019 से ही हैं, और वो लोग कोई बाहर से कोई क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे, क्योंकि जितने भी जैसे सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं या सीबीएसई के जितने भी पैटर्न हैं वो क्वेश्चन वहीं से देखेंगे। तभी उन्होंने सिलेबस भी कॉपी पेस्ट किया है, एक सिलेबस भी कॉपी पेस्ट किया उन लोगों ने एक तरीके से, तो वो लोग सीबीएसई से बाहर जाएंगे नहीं क्वेश्चन बनाने के लिए। पाइथन के स्पेशली बोल रहा हूँ, नेटवर्किंग डीबीएमएस को उनके पास है। और ये एचपीएससी का भी पेपर दे रहे कोई बच्चे, या केवीएस का पेपर दे रहे, वो पाइथन के लिए नेट गेट इधर उधर मत ढूंढो, ठीक है। जो जनरल कॉमन पार्ट है वो आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट यहीं से रखो, क्योंकि वो वाला पार्ट जब है ही नहीं वहाँ पे पूछे ही नहीं जाते ये क्वेश्चन। मैम विपिन सर आप लोगों के पास जो भी मतलब ऑथेंटिक कंटेंट जो आपको ठीक लगता है कि हाँ जो काम आ सकता है, वो प्लीज सब दे दीजिएगा सर। जैसे विपिन सर से आपका पेडागोजी का जो वो है नोट्स जो आप बता रहे थे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज है, एनवायरनमेंट यू टू प्लीज। ठीक है श्योर। बहुत मटेरियल, स्टडी मटेरियल बच्चों के लिए बना के रखा है, वही मटेरियल थोड़ा ढूंढेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। यस थैंक यू। चलो सर अभी शीतल जी का एक क्वेश्चन है कि सर एग्जाम जल्दी होने के कितने % चांसेस हैं?
शीतल जी, मैं तो यही बताना चाहूंगा कि फरवरी में आप एक्सपेक्ट कर लीजिए 100% मेरी तरफ से। तो सर अब लास्ट में सर सब कुछ जब बात हो गई है सर, सब लास्ट में एक बार सैलरी बता दीजिए कितनी मिलती है सर? इन हैंड सर, सब कट कटा के। सैलरी के लिए ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो पूरा एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास। तो सैलरी के लिए ना मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे इंक्रीमेंट होता है। हम सैलरी भी बनाते हैं, हम बाकी टीचर्स की भी। सर अभी के लिए सर एक BTC टॉपिक दे दीजिए सर, थोड़ी सी वो तुम्हें वीडियो आती रहेगी। फिलहाल के लिए आप बता दीजिए सर एक। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका 47,600 आपका बेसिक पे होगा, ठीक है। तो अगर मैं उसको देखा जाए तो फिर आपकी मतलब 80,000 मतलब जोड़ के पूरा जो भी HRA लिए जितना पूरा जोड़ के थोड़ा 80,000 तक आती है। और जो आपकी इन हैंड पहली सैलरी आएगी वो आपकी डिपेंड करती है कि आप X सिटी में है, Y सिटी में है या Z सिटी में है, ठीक है। Z सिटी में थोड़ा सा कम होता है DA, ठीक है, और HRA भी थोड़ा कम होता है, ठीक है। जब मेरी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में थी वो Z सिटी थी, तो वहाँ पे इन हैंड सैलरी जो मेरे पास आई थी वो आई थी 70,000। 80,000 से लगा के 70,000 तक कट कटा के 70,000 तक आ गई थी। और लेकिन तब से 2019 से अब तक जो है, पहले उस टाइम पे 24% के करीब HRDA वगैरह था, 24 हो गया, इनकी ज्वाइनिंग 38 भी हो जाएगा। तो अब तो स्टार्टिंग 80 के करीब हो जाएगी। स्टार्टिंग आप लोग 80 के करीब हो जाएगी। सर अब और ठीक है, तो चलो वो करते हैं, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलो। वर्किंग लोड सर कितना होता है सर? जैसे कंप्यूटर साइंस जो होता है टीचर, हाँ, उन पे लोड कितना होता है सर? वो ये क्वेश्चन अभी रेलेवेंट नहीं। ये सब क्वेश्चंस आप जब एग्जाम के बाद, इंटरव्यू के बाद तब बताया जाएगा, वो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको डरना नहीं है किसी भी चीज से, आपको वर्क मिले या ना मिले, लेकिन डरना नहीं है। वर्क तो हर जॉब में। अरे सब तो काम ढूंढते रहते हैं, हमें काम मिले काम मिले हैं, काम से क्या डरना, काम से क्या डरना है, ठीक है। जिसके पास काम नहीं होता वो सुबह उठ के पूजा करता है कि मुझको काम दिला दो। अब गवर्नमेंट में आने के बाद बंदे सोचते हैं काम ना मिले हैं, पहले कहते हैं कुछ भी करने को तैयार, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए। मतलब एक वो जो माइंडसेट होता है लोगों का, एक टेंडेंसी होती है कि नहीं ठीक है पब्लिक सेक्टर है तो बहुत रिलैक्स होगा, कुछ हम नहीं करेंगे, तो वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे। बाकी काम तो सब जगह है और काम के लिए ही आप शायद मेहनत कर रहे हैं, तो वो सब बात की बातें हैं। अभी इट्स बेटर दैट यू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। अगर आप PGT लेवल पे जा रहे हो तो आप इंस्पेक्टर लेवल पे जा रहे हैं एक तरीके से। इंस्पेक्टर समझिए ऑफिसर हैं आप ऑफिसर लेवल पे। बहुत वैल्यू और बहुत वैल्यू है, साइंस बहुत वैल्यू है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि आपको पूरा एक कंप्यूटर लैब मिलेगी, मतलब जो किसी भी मतलब टीचर के पास नहीं होती है स्कूल में। सर एक टीचर TGT टीचर की उन्होंने ये लिखा था पूरा पे की क्या करते हैं जो है लैब में बैठे रहते हैं लोग AC में। नहीं AC में बैठे रहते हैं, लेकिन वो काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करते हैं। PGT CS को काम होता है, काम होता है और बहुत डिपेंडेंसी होती है PGT CS के ऊपर। मोस्टली जितनी भी चीजें स्कूल में आएंगी वो आपके थ्रू ही जाएंगी ज्यादातर। तो ये एक मतलब हमेशा एक वो रहता है कि अच्छा PGT CS कहाँ है, तो आप हमेशा डिमांड में रहते हैं स्कूल में। तो आप डिमांड में रहते हैं तो काफी अच्छी पोस्ट है, आप लोग एंजॉय करेंगे उसको, है ना। अगर हम किसी से आपको डरा देंगे तो आप शायद पेपर देने ना जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपको थैंक यू सर। आपकी रिटन मार्क्स कितनी थी KVS में मैम आपकी भी? हम एग्जैक्टली इट इज नियर अबाउट 98 to 100, मतलब ओवरऑल कुछ 100 नहीं, तुम्हारे 100
13 या 14 थे। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ, 110 120 में टोटल फाइनल बना था। इनके शायद 103 थे, मेरे 104 थे, हाँ 103, 150 में से। ओके सर, नेहा के 113 या 14 इंटरव्यू में क्या था? इंटरव्यू में मैम के तो 60 आउट ऑफ 60 थे ना, तो मैम का तो 60 आउट ऑफ 60 आपने इंटरव्यू में। मैं वही चीज मतलब मुझे भी नहीं पता, मैंने तो जब लिस्ट बाद में देखी तो पहले मेरे को अपना मैंने देखा कि 60 है, फिर मुझे लगा कि और भी होगा किसी का, तो वो मुझे नहीं दिखा। बट मतलब मेरा एक और चीज मैं ऐड करूंगी अभी छोटी सी, लास्ट में एक शीट होती है जिसमें आप अपने सारा डिटेल्स लिख के जाते हैं। उसमें लास्ट में क्वेश्चन होता है दैट व्हाई यू शुड बी कंसिडर्ड और व्हाई यू शुड बी टेकन एज अ टीचर इन केवीएस। तो वो भी 100 वर्ड्स कुछ होते हैं, तो उसको बहुत रैंडमली और बहुत जल्दबाजी में ना लिखें, जस्ट एनालाइज आपकी क्या पर्सनालिटी है, क्या आपका बिहेवियर है, एटीट्यूड है, तो वो अच्छे से उसको जैसा आप ओरिजिनली हैं वही चीज उसमें लिखें। और बहुत सब चीजें छोटी छोटी माइनर थिंग्स दैट आई सेड, द वे यू आर एंटरिंग, द वे यू आर सिटिंग, आपका हैंड राइटिंग कैसे, आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन है, आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, आपका स्पोकन कैसा है, तो सब चीजें छोटी छोटी चीजें डिटेल ऐड होके फाइनल कुछ होता है। बाकी ऐसा उन्होंने एक क्वेश्चन और मुझको पूछा था कि अगर पोस्टिंग आप नॉर्थ से हैं, दिल्ली से हैं, आपको हम साउथ में भेजें, नॉर्थ ईस्ट में भेजें, तो विल यू गो? तो आई सेड दैट ऑफ कोर्स आई विल गो। और इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सेंट्रल जिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू आर एलिजिबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन द कंट्री। तो ये कुछ चीजें कॉन्फिडेंस होता है आपका जो थोड़ा मैटर करता है इंटरव्यू में। ओके मैम, एंड मैम वो टीचिंग एक्सपीरियंस मींस वो एक्सपीरियंस तो नहीं, वहाँ पे नहीं मैटर करता है। ओके एक्सपीरियंस बिकॉज आप, मैं वही चीज बोल रही हूँ, लाइक आई वाज वर्किंग इन आईटी, सर हैज सेड ही वाज वर्किंग इन आईटी, बहुत सारे और भी यहाँ पे जो ज्वाइन किए हुए कैंडिडेट्स आईटी में हैं या छोड़ करके आए हैं, तो नहीं होता नेचुरली, आपके पास किसी के पास बीएड भी नहीं होगा आई गेस, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस पढ़ के आप कॉर्पोरेट में चले गए हैं, देन यू आर कमिंग हियर, तो इवन दे नो दैट यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, बट व्हाट मैटर्स इज कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज, आप क्योंकि पीजीटी लेवल पे जा रहे हैं, व्हाट इज मोर दे आर कंसर्न्ड विद योर नॉलेज विद द सब्जेक्ट। और बाकी अगर आप थोड़ा आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, चीजें आप एक्सप्लेन अच्छे से कर पा रहे हो, तो यू कैन इजीली टीच, इट्स नॉट कुछ इतना बहुत टिपिकल नहीं है। ओके मैम, एंड मैम डेमो क्लास, वहाँ पे डेमो क्लास एक शो करना होता है, वो कितने मिनट्स का होता है? मैम वो डिपेंड करता है कि कितना, मतलब आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा लंबा वो चलता है, मतलब वो आपको बोलेंगे कि यू सेलेक्ट एनी टॉपिक एंड टीच, तो कैसे आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक यू हैव टू कंसीडर दैट स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपके सामने बच्चे बैठे हैं और उनको आपको बेसिक लेवल से समझाना है, तो आपका स्टार्ट जितना अच्छा होगा, इंट्रोडक्टरी उस टॉपिक का जितना थोड़ा क्लियर होगा, तो वो इस एक अच्छा इंप्रेशन होता है। बाकी पैनल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर पैनल अभी लाइक बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग में आपका नंबर है तो वो थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन एक्सपेक्ट करेंगे, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, उनको भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करना है, तो अकॉर्डिंगली वो थोड़ा थोड़ा एक बेसिक चीजें नोट करेंगे एंड देन विल आस्क सम अदर क्वेश्चन। ओके ओके, थैंक यू मैम। मैम सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी पूछा जाता है वहाँ पे? सब्जेक्ट स्पेसिफिक, हाँ, मतलब इंटरव्यू में सब्जेक्ट्स तो आप पूरा रिटन देख के पढ़ के जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो पूछ ही सकते हैं कुछ भी, उसके लिए तो आपको प्रिपेयर्ड रहना ही है। सब्जेक्ट से तो वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो सब्जेक्ट का तो ऑफकोर्स बिकॉज रिटन दे दिया है, एग्जाम क्लियर है, तो सब्जेक्ट तो आपको आता ही होगा, उसके लिए इतना यू नीड नॉट टू वरी। मैम जैसे मान लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ठीक है, उसमें कहीं भी 7 ईयर्स का जिक्र नहीं है, और जो छोटी छोटी टॉपिक्स है जैसे एसएमटीटी क्या होता है, एफटीटी क्या होता है, और सब चीजें प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये दिया हुआ है। अब मान लीजिए इंटरव्यू में ये पूछ लिया, ये भी पूछ सकता है कि 7 ईयर्स का बताइए, ईच ईयर का में डिस्क्राइब कीजिए, पूछेंगे। जब आप मतलब ऐसा कुछ देखिए, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे सिलेबस, उनको भी एक आइडिया होता है, जैसे मैं अभी अगर बोलूँ तो आई हैव जस्ट एन आइडिया कि अच्छा ये नेटवर्क्स है तो नेटवर्क्स में ये टॉपिक है, कोई वहाँ पे डिटेल लेके नहीं बैठा है कि एक लाइन की वही टॉपिक पूछना है जो बिल्कुल हमने प्रिंट करके दिया है, ऐसा नहीं होता है। दिस इज वेरी जनरल
वन मतलब लाइक बोथ वेज कम्युनिकेशन। मेरे को एक नेटवर्क टॉपिक मैंने सोचा, उसमें मेरे को प्रोटोकॉल्स ध्यान है, तो मैं रैंडमली पूछ लूंगी आपसे ओके प्रोटोकॉल्स क्या होता है, टेल मी एनी टू प्रोटोकॉल्स ऑफ एप्लीकेशन लेयर। तो मतलब ये चीजें सब बहुत इंटरकनेक्टेड है।